सभी को नमस्कार। मैं प्रशांत आज फिर एक नए वीडियो के साथ राइट और नया वीडियो क्या उसे कंटिन्यूएशन जो अपन ने स्टार्ट किया था पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू आपको पता होगा अपन ने किया था कि 1 to 10 राइट। अब आज अपन थोड़ा सा और तेज खींचेंगे क्योंकि हमें पेपर तक सारे पीवाईक्यू खत्म करना है राइट। और आज क्वेश्चन 11 से लेकर के 30 तक की कहानी आज हम कंप्लीट करेंगे राइट। एनडीए 2023 का सवाल है, 2023 के सवाल है और ये मैं आपको बता दूं कि बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश है। ऑल्दो मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको पीपीटी पे नहीं दिखेंगे हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन ये आप देखो मैंने पीडीएफ कर रखा है, ये अपलोड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको पता ही है राइट। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, ये पूरा पीडीएफ को मिल जाएगा। आप यहाँ से रिलेट करके हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है जो भी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है तो पीपीटी में भी क्वेश्चन नंबर 13 ही होगा राइट। तो आप देख सकते हो जा करके उसे। और ये 2023 का ही पेपर है। आप यूपीएससी की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑल्दो आप टेलीग्राम पर जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हो, आपको ज़्यादा इधर तो जाने की जरूरत नहीं है राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज और क्वेश्चन नंबर 11 से आज अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक अपन जाने का प्रयत्न पूरा करेंगे राइट। जितना जल्दी चीज़ें हो सके उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको मेरी स्पीड इस पूरे वीडियो के दौरान कम या ज़्यादा लगती है राइट, तो यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दे रखा है, उसके थ्रू आप स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो, प्लेबैक स्पीड राइट। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड को धीमे भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड को तेज भी कर सकते हो राइट। इट्स अप टू यू। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और कहानी भी यही है कि एनडीए 2023 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर हम इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि शायद आपको याद होगा हम इस तरह के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज एक बार देखना जा करके। अब अपन आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये है और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अपन समझते हैं हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है इफ 2 माइनस आई रूट 3 वेयर आई इक्वल टू मतलब अंडर रूट ऑफ -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब देखो भैया ये यही है, कॉम्प्लेक्स का ही क्वेश्चन, सम्मिश्र संख्याओं का क्वेश्चन है और ये साफ साफ बोला है कि 2 माइनस आई रूट 3 क्या है, एक रूट है। किसका रूट है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 का रूट है। और पूछा है कि तो फिर ए प्लस बी की वैल्यू बता दो क्या होगी। अब एक बात हमेशा आप याद रखना, कभी भी ऐसा हो जाए, अगर कभी भी ऐसा है एक रूट ए प्लस रूट बी टाइप है राइट, रूट बी टाइप है, तो अगला रूट ए माइनस रूट बी टाइप होगा। ये हमेशा याद रखना ठीक। ये दो हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं। एक अगर रूट ए प्लस रूट बी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अगला रूट ए माइनस रूट बी ही होगा, ये होना तय है राइट। अगर मान लो कल को ऐसा आ जाता कि ए प्लस आई बी एक रूट तो दूसरा रूट भी ए माइनस आई बी ही होगा राइट। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, ए प्लस आई बी अगर एक रूट है तो दूसरा रूट हमेशा ए माइनस आई बी ही होगा। अगर एक रूट ए प्लस रूट बी टाइप है, अगर रियल रूट होता, अगर ऐसा दे रखा होता तो दूसरा रूट ए माइनस रूट बी ही होता राइट। अगर इसके कोफिशिएंट रेशनल है ऑफ कोर्स राइट, बट अभी तक अपन मतलब इतना एडवांस क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट देम। इतना आप बस याद रखो। अब अपन यही सीखते हैं कि जैसे हमने देखा कि भैया एक रूट तो 2 माइनस आई रूट 3 है, तो हमें पता है कि एक अगर रूट 2 माइनस आई रूट 3 है तो अगला रूट हमारा 2 प्लस आई रूट 3 होगा और इसमें कोई बुराई नहीं है लिखने में राइट। अब देखो उन्होंने पूछा ए और बी की वैल्यू बताओ, ए और बी की वैल्यू बताओ राइट। अगर रूट 1 होता तो मैं सीधे 1 उठा के रख देता और ए प्लस बी डायरेक्ट यहाँ से आ जाता, लेकिन अगर मैं रखता हूँ उठा करके तो ऑफकोर्स ए और बी में कुछ ना कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर आएंगे जिन्हें हम सॉल्व शायद ना कर पाए। तो एक तो तरीका ये है कि पहले एक बार 2 माइनस आई रूट 3 इसमें रखो, एक बार 2 प्लस आई रूट 3 रखो, ए और बी में दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व कर दो, ए और बी की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं आपको बताऊं कि अपन ने बचपन में एक चीज सीखी थी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू 0 है और उसके रूट अगर अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चा माइनस बी बाई ए, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है अपॉन जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट की कहानी भी होती है अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको याद आ गई होगी। जैसे याद आ गई तुरंत आप उठा के यहाँ पे रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट है पता है। तो इन दोनों का जो सम होगा, दोनों रूट का जो बच्चा सम होगा, ये क्या होगा? एक्स वाला क्वेश्चन क्या है यानी कि ए है तो माइनस ए और एक्स स्क्वायर क्या है 1 है तो माइनस ए बाई 1। सर ये कहाँ से आ गया? ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर जो दे रखा है, यहाँ से अगर कंपेरिजन करें तो रूट का जो टोटल रूट का जो सम होगा, सम ऑफ रूट होगा यानी कि जो मूलों का जो योगफल होगा वो क्या होगा? माइनस ए अपॉन 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैंने इनको प्लस किया तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, 2 क्या हो गया 4 हो गया। तो 4 इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए। इसका मतलब है साफ साफ अपन बोल सकते हैं कि इक्वल टू क्या होगा? -4 हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा बच्चा? -4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई होगी राइट। अब अपन बात करते हैं बी की। तो सर बी कब आएगा? बी इसके लिए कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, ये देखो यहाँ वाला। तो अपन बोल सकते हैं कि सी बाई ये वाला फंडा लगा सकते हैं, यानी कि 2 माइनस आई रूट 3 मैंने रूटों का जो गुणनफल है, मतलब मूल का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है, अगर इसको अपन लिखते हैं तो ये बराबर क्या होगा? सी बाई सी कितना है? बी, और बी ए कितना है? ए है राइट। ए मतलब इन द सेंस जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी बाई बना दिया। ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी लिखा हुआ है, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप समथिंग लिखा हुआ है, तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 हो जाएगा, माइनस आई रूट 3 का होल स्क्वायर, आई रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी दुविधा आपको नहीं हो रही होगी राइट। अच्छा अगर अब अपन स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर होगा, रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, लेकिन आई का स्क्वायर -1 होता है, ये बात आपको बचपन में बताई गई होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि भैया आ जाएगा 4 माइनस माइनस आई का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू बी। तो 4 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 7 इक्वल टू कितना जाएगा? बी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि बी की वैल्यू कितनी है? ये 7 आई, ए की वैल्यू कितनी है? -4 आई है। दोनों को उठा के रखते हैं तो -4 प्लस 7 आंसर कितना आएगा भैया? आंसर आएगा 3, वो भी कितना है? प्लस। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी
राइट। अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैं बगल में लिखता हुआ चलता हूँ ना कि अगर एक रूट ए प्लस रूट बी है, दूसरा रूट ए माइनस रूट बी हो जाएगा, ये आपको नोट करने की आवश्यकता है। अगर आपने ये नोट क्वेश्चन दे रखा है जेड इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 1 माइनस आई रूट 3, आई बराबर दे रखा है और पूछा व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड। अच्छा, आर्गुमेंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, राइट। तो कभी भी ऐसी कहानी अगर आ जाए तो आपको करना कैसे आज आप सीख के जाओ। और आर्गुमेंट की जगह पे अगर कभी बच्चा आपसे एम्पलीट्यूड भी पूछ लेना तो सेम चीज है, एकदम सेम है, राइट। एम्पलीट्यूड पूछे, आर्गुमेंट पूछे। अच्छा, ये इंडिया वालों का फेवरेट है, राइट। आर्गुमेंट निकालना या फिर एम्पलीट्यूड निकालना, कैसे निकालना ध्यान सुनो। सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, राइट, कैसे निकालते हैं ये मैं यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। ए प्लस आई बी कभी भी दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी दे रखा है, पूछे इसका आर्गुमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा। आप सबसे पहले ए और बी को लिखो, ए और बी को लिखो, ए और बी को लिखो और देखो ये कैसे है। अगर ए बी प्लस का है, बी बी प्लस का है, ऐसा हो सकता है भाई, ए बी पॉजिटिव बी बी पॉजिटिव, या फिर हो सकता है ए पॉजिटिव हो बी निगेटिव हो, या हो सकता है ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो जाए, या फिर हो सकता है ए भी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो, राइट। सबसे पहली बात ये चेक करनी है। फिर आपको क्या करना है, एक एक्स वाई एक्सिस बनानी है। आपको याद होगा एक्स वाई एक्सिस अपन बनाया करते थे, राइट। सो भी कार्टेशियन में बनाते थे। सर इसमें क्या करना है, ये मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपको याद होगा ये प्लस प्लस होता था, राइट। और ये क्या होता था सर, ये माइनस प्लस होता था, यहाँ पे एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव होता था। इस तरह से ये सर क्या होता था, माइनस माइनस होता था, और ये क्या होता था, प्लस माइनस होता था, राइट। ये आपको याद आया होगा। अब दूसरी बात सुनो, अब सर करना क्या है, ये तो आपने सिखा दिया, इसके आगे क्या करना है सुनो ध्यान से। एम्पलीट्यूड कभी भी निकालना, सबसे पहले निकालना थीटा, थीटा। सर थीटा, थीटा क्या होगा बच्चा, थीटा होगा टेन इनवर्स बी बाई ए। बी बाई ए मतलब सर जो आई के मल्टीप्लाई में लिखा है वो अपॉन ए। अच्छा, यहाँ पर लिखते समय ध्यान रखना, बी बाई ए जब भी लिख रहे हो तो बी बाई ए का मॉड लिखना, मतलब सर दोनों चीजें हमेशा क्या लिखना, पॉजिटिव लिखना। माइनस प्लस साइन हो उसको छोड़ देना, उसको तो पहले अपन पता लगा चुके हैं कहाँ पे, प्लस प्लस है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है। अब क्या करना है आपको ध्यान से देखना है। अगर मान लो बी और ए दे रखा है, जैसे मान लो बी दे रखा है फॉर एग्जाम्पल -3 + 4i, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो हमें पता है कि -3, +4 ऐसा कहानी बयां करेगी। तो -3 और +4, माइनस और प्लस कहाँ पे आएगा, सेकंड में आएगा, यहाँ पर आएगा। आपको इस तरह से ढूंढना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सबसे पहली बात। अब अच्छा, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो जो आंसर आया है वही सीधे सीधे लिख दो, वही क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, थीटा बराबर सीधे सीधे अल्फा। कहानी क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो सेकंड में होता तो सर क्या करते, तो एम्पलीट्यूड बराबर होता पाई माइनस थीटा। सर क्या होता, पाई माइनस थीटा। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड थर्ड में होता तो सर क्या होता, तो अल्फा बराबर होता बच्चा थीटा माइनस पाई। क्या होता, थीटा माइनस पाई। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड अगर ये फोर्थ में होता, सर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में होता, तो आंसर क्या होता, तो अल्फा बराबर होता माइनस थीटा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले सर हमें देखना है किस कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जिस भी क्वाड्रेंट में आ रहा है वो अपन को निकाल लेना एक बार। उससे क्या करना है, थीटा निकालना, थीटा पर क्या होगा, tan इनवर्स मॉड बी मॉड ए, मतलब दोनों को पॉजिटिव रखना है। फिर यहाँ हमें देखना है क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, और जो भी थीटा की वैल्यू आ रही है अकॉर्डिंगली रख देना है, आंसर हमारा सीधे सीधे आ जाएगा, राइट। तो यही पूरे थ्रू आउट द मतलब जितने भी क्वेश्चन ऐसे दिखे आपको यही करना। तो थीटा बराबर अल्फा, अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कब होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। थीटा माइनस पाई कब होगा, जब थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा कब होगा, जब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, राइट। आपको ये चीज याद रखनी है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अपन क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सा है, आप कहीं भी नोट कर लेना इसे, राइट। अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन सर क्या था, क्वेश्चन हमारा दे रखा है 1 + i√3 / 1 - i√3। तो देखो यार, हमें a + ib के फॉर्म में सबसे पहली बात तो चाहिए सारी चीजें। तो a + ib के फॉर्म में तो करना है, तो मैं कॉन्जुगेट का गुणा करा लूँ। कॉन्जुगेट का अपन गुणा करा सकते हैं, सिंपल सीधी सीधी बात है, राइट। आप चाहो तो कॉन्जुगेट का गुणा करा लो, या फिर मैं आपको इसका, क्योंकि 1 + i√3 आ गया, तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा, वो कैसे लगा सकते हैं सर। अच्छा, 1 + i√3 को नीचे अगर हम एक 2 से डिवाइड करते हैं, और 1 - i√3 के नीचे भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो कुछ चीजें आपको जानी पहचानी से लग सकती है कि सर ये जो आपने जेड लिखा है ये तो हमने कहीं देखा था, जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस किया था, जब क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस किया था। तो वही अपन को याद आ गया कि सर अगर यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो जाता तो मजा आ जाती। सर क्यों, दोनों में माइनस साइन होता तो ओमेगा स्क्वायर हो जाता, यानी कि ऊपर की चीज कहीं ना कहीं माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, राइट। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 4 3 4 नहीं देखा है तो शायद आपको ये चीज थोड़ी सी टफ लगे, तो प्लीज आप उन्हें एक बार जाकर देखना। मैंने इसे डिटेल में डिस्कस किया था कि अपन इसे कैसे ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अच्छा, नीचे वाला माइनस ओमेगा लिखा है, नीचे वाला क्या लिखा है, माइनस ओमेगा लिखा है, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी। अब जैसे ही आप हटाओगे तो ये ओमेगा से ओमेगा हट जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा ही हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल ओमेगा बचेगा। इट मीन जेड इक्वल टू क्या है, ओमेगा है केवल। अच्छा, जेड इक्वल टू अगर केवल ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है -1/2 + i√3/2 होती है, -1/2 + i√3/2 होती है। अच्छा, हमें पर समझ में आ गया कि भैया एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो माइनस प्लस की कहानी है तो सेकंड क्वाड्रेंट में अलाई करेगी, यानी कि जो हम थीटा निकालेंगे, जो भी हम थीटा निकालेंगे उसको पाई में से घटा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। ये बात आपके चमक जानी चाहिए, जैसे ही आपने इतना लिखा है वैसे, राइट। अगर ये सब चमक नहीं रहा तो आपको बहुत सारी चीजें रटने के लिए हो जाएंगी कि जेड अपॉन जेड बार दे रखा है तो आर्गुमेंट ऑफ 2z, राइट। अल्टीमेटली करना आपको वही है, एक ही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आर्गुमेंट निकालने का पूरा क्वेश्चन वहीं से धड़ाम हो जाएगा, चाहे जिस तरीके का है, राइट। अब अपन ने देखा कि सर बी क्या है, बी है √3/2, ए क्या है -1/2, तो हमने क्या था, मॉड में लेना प्लस में लेना, यानी कि अपन निकालें तो थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स, थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स मॉड बी मतलब सर √3/2 यानी कि पॉजिटिव साइड, और -1/2 का मॉड लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 तो उड़ गया, तो थीटा बराबर भैया क्या बचा, tan इनवर्स √3, थीटा बराबर क्या बचा, tan इनवर्स √3। अच्छा, tan इनवर्स √3 बचा, tan इनवर्स √3 करेंगे, √3 मतलब tan इनवर्स √3 का बच्चा मतलब होता है ऐसे कौन सा एंगल इसका tan √3 आता है, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री ऐसा होता है जिसका एंगल √3 आता है। अच्छा, यहाँ पर याद रखना
कि जो थीटा आप निकाल लो ये 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, राइट। आप यहाँ सुने कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक निकाल सकते हैं, ऐसा मत करना, राइट। 0 से पाई के बीच में होना चाहिए केवल। तो थीटा पर निकालेंगे कितना जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमें पता है कि सर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था तो एम्पलीट्यूड यानी कि आर्गुमेंट बराबर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट बराबर होगा पाई माइनस थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री है। अच्छा पाई का मतलब 180 होता है, आपको इतना तो पता ही होगा। तो 180 माइनस 60 करेंगे सर, 180 माइनस 60 120 आता है। अच्छा 120 को अपन अगर रेडियन में चेंज करेंगे सर तो 2 पाई/3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप कर सकते हो, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर, राइट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका आपको हर जगह अप्लाई करना है, आर्गुमेंट निकालना है, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन x+1 x+2 x+3 y+4 नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअली x+4 ही था, राइट। x+4 x+5 x+6 x+a x+b x+3 व्हाट इज इक्वल, मतलब किसके बराबर होगा पूछा गया था। अब बहुत ध्यान सुनो, ए बी सी आर इन एपी क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट है सर। क्वेश्चन में मिसप्रिंट मेरी वजह से नहीं है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट एनडीए पेपर में ही था कि यहाँ पे सी के बारे में चर्चा इन्होंने की, लेकिन यहाँ पे सी लिखा नहीं, राइट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर सी दे रखा था, राइट। अगर सी दे रखा होता तो सर कैसे करते, ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनना है, मैं यहाँ पे मैं तरीका ही बता रहा हूँ। अगर कोई भी डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट एपी में है, किसमें है, एपी में। डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट किसमें, एपी में, मतलब एक तरफ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से आप मान लो स्टार्ट करो, आप सीधा आगे बढ़ो, डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट जो मिल रहे हैं किसमें मिल रहे हैं, एपी में मिल रहे हैं। जैसे x+1 लिखा, x+2 लिखा, x+3 लिखा, पूरी रो क्या है, एपी में। फिर देखो नीचे लगी एपी में, इसके नीचे लगी एपी में, मतलब पूरा एलिमेंट आप पर्सन तक नीचे आ रहे हो, सारे एलिमेंट किसमें दिख रहे हैं, एपी में लग रहा है, राइट। ए बी सी भी एपी में था, उसके अकॉर्डिंग कहने के अकॉर्डिंग, तो भैया हमेशा आंसर आंख बंद करके आप 0 लिखना, इसमें कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। तो बी पार्ट द राइट आंसर। अब सर इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, डिटरमिनेंट को ओपन करना मैं ज़्यादा आपको सिखा सकता हूं, बट वो मैं यहाँ पे करने वाला नहीं, क्योंकि आपको इतना तो आता है, राइट। तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कम टाइम में भी ओवर हो जाते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन सीख लेनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है कि log x ए एक्स log bx आर इन जीपी देन व्हाट इज x इक्वल टू। अब भैया ये बड़ा चिंदी सा सवाल है, करते हैं अपन, मजा आएगी, ठीक है। हमें पता है कि जब भी 3 टर्म जीपी में हो, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी 3 टर्म जीपी में हो, जीपी में दे रखे हो, आप आंख बंद करके हमेशा आपको ये लिख लेना है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो बीच वाला जो टर्म होगा उसका जो स्क्वायर करेंगे फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो अपन ने क्या लिखा, ए एक्स का जो स्क्वायर अपन ने लिखा, ये एक्चुअली में किसके बराबर है, ये एक्चुअली में बराबर है log एक्स ए इंटू लॉग बी एक्स के, राइट। ये इसके बराबर है। अच्छा यहाँ पर अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं आती तो शायद आप इस क्वेश्चन को डील करने में थोड़ा सा पीछे हट सकते हो। तो मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टी साइड बाय साइड लिख के समझाता हुआ चलता हूँ कि लॉग की भैया एक प्रॉपर्टी होती है, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग अगर मान लो लिखा है ए बी ऐसा लिखा है, तो हम चाहें तो ए को नीचे बुला सकते हैं कि ए तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें लॉग देते हैं। तो ए लालच में चलाएगा नीचे, तो ए को नीचे हमने बुला लिया, तो ए को नीचे हमने लॉग दे दिया। अच्छा अब सर जो बेस है, सर बेस का क्या करेंगे, बेस तो लॉग में लिखना पड़ेगा। तो बेस बच्चा अपने मन मुताबिक तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, राइट। कोई भी नंबर समझ लो सी सी आप लिख दिया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो यही अपन ने यहाँ पर भी किया, यहाँ पे क्या किया कि x को नीचे बुला लिया, log a log x, राइट। और बेस अपन कोई भी लिख सकते हैं, मान लो कुछ भी बेस लिख दिया, कोई फर्क उससे नहीं पड़ा, तो अपन बेस को यहाँ से नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। log x अपॉन log b, जो बेस हमने वहां पे यूज किया था वही बेस हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो log x कट जाएगा, ax का होल स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा ax का होल स्क्वायर को अपन लिखा रहने दें, अभी थोड़ा और देखते हैं आगे क्या कहानी बयां हो सकती है। तो हमने ये देखा, अच्छा ax को होल स्क्वायर को अगर हम चाहें तो थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं कि सर ax का स्क्वायर, मतलब x का x इंटू हो जाएगा। जैसे कभी भी ऐसा लिखा जाए कि a की पावर m इंटू n ऐसा आ जाए, ए की पावर m पूरे की पावर m, तो आप हमेशा रखना ये m की पावर n नहीं होता, ये होता है m इंटू n, मतलब m और n जो पावर होती है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। ये कहानी और ये कहानी बिल्कुल अलग है, ए की पावर mn, ये कहानी बिल्कुल अलग है। इसका मतलब यही होगा जो अपन ने अब दिख रहा है हमको सामने से, लेकिन अगर बाहर ब्रैकेट के बाद पावर लगी हुई है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो इस कंफ्यूजन मत रहना। तो x का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा एक्चुअली में 2x, राइट। अच्छा log a अपॉन log b भी आ जाएगा कहानी में। जैसे ही आ गया तो मुझे फिर याद आया कि b को शायद हो सकता है इस लालच में बुलाएगा कि नीचे हो तो मैं log देंगे, तो b नीचे उतर आया, तो फिर से अपन भेज देते ऊपर, जैसे ऊपर भेजेंगे ये हो जाएगा log, नीचे बेस में भी चला जाएगा, ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब क्योंकि हमें x निकालना है और x ऑलरेडी पावर में कहीं ना कहीं बैठा है। अच्छा पावर से कोई भी चीज कभी हटानी हो तो आप हमेशा रखना कि log लेते हैं, राइट। हमेशा क्या लेते हैं, log लेते हैं सर, तो अपन log लेंगे, राइट। log जैसे लेंगे, जैसे अपन यहाँ पे log लेने चलेंगे तो हो जाएगा log ऑफ a 2x। अब ट्राई करना कि बेस a ले लेना, क्योंकि a से ताकि हम हटा सकें, थोड़े चालाकी करनी है तुमको। यहाँ क्या हो जाएगा log ऑफ a, और अंदर इधर क्या लिखा होता है log ऑफ b है, राइट। तो अपन लिख दिया log ऑफ b है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी, राइट। अब शायद सर आपको क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा, 2x जो लिखा हुआ है ये तो बाहर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि सर log में कुछ भी लिखा हो पावर में, log जैसे a की पावर m लिखा हुआ है तो m टाइम्स log a हो जाता है, राइट। ये आपको याद रखना है। तो 2x बाहर चला गया, ये हो जाएगा log a। अच्छा a अगर लिखा हुआ है, हमेशा रखना कि अगर बेस और जिसका log निकाले दोनों सेम हो जाए तो आंसर हमेशा 1 होता है, राइट। उसका मतलब जो कट के वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा इसको अपन कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे लिखा देते हैं log b है, log a तो 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये तो हट के 1 चला गया, राइट। तो क्या बचा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा log a log b a, राइट। ये पूरा ब्रैकेट में चल रहा है। अब जो 2 है अगर आप चाहो तो उधर डिवाइड में भेज दो, क्योंकि हमें x को एक तरफ रखना है, क्योंकि x की हमें वैल्यू निकालनी है। तो जो 2 है ये इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, राइट। जैसे ही हमने इसको इधर भेजा डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 यहाँ से अपन हटा सकते हैं, 2 इसके नीचे आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप खुद ही देख सकते हो, शायद मेरे ख्याल से सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। तो इस तरह से लॉग की प्रॉपर्टी और सीक्वेंस सीरीज की प्रॉपर्टी मिला करके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाया इन्होंने, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मतलब अगर आपकी है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 की पावर 1 by c 2 की पावर b upon ac and 2 की पावर 1 by a are in gp then which one of the following is correct। अच्छा यहाँ पे एक चीज हमेशा आप याद रखना, राइट। मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ। अगर a की पावर m b की सॉरी a की पावर m a की पावर n और a की पावर कुछ भी मान लो r ऐसा करके m and r लिखा हुआ है और ये दे रखे हैं जीपी में, ये किसमें दे रखे हैं जीपी में, मतलब बेस सेम है, सबकी पावर डिफरेंट है और किसमें दे रखे हैं जीपी में दे रखे हैं। तो हमेशा आप एक चीज याद रखना कि m n और r किसमें होंगे, एपी में होंगे। आप इसे कर भी सकते हो बट मैं फॉर अ सेफर साइड आपको बताता हूँ कि एन आर किसमें होंगे, एपी में होंगे। तो ये चीज मैंने देखी कि भैया टू 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 सब में सेम था और सबकी पावर डिफरेंट है और ये जीपी में है, तो भैया इनकी जो पावर होंगी 1 by c और b by ac और 1 by a किसमें होंगे, एपी में होंगे। ये बात आपके मन में आ जानी चाहिए। जैसे ये एपी में, अच्छा तीन टर्म जब भी एपी में होते हैं तो बीच वाले का जो डबल होता है ना पहले और तीसरे के योग के बराबर होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो 2 times b अपॉन ac विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 by c प्लस 1 by। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। 2 भी आ जाएगा, नीचे ac रहेगा। अच्छा यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो ac हो जाएगा, a का इधर मल्टीप्लाई c का इधर मल्टीप्लाई तो a प्लस c हो जाएगा। अच्छा ac से ac कट जाएगा तो 2b इक्वल टू a प्लस c आ जाएगा। अच्छा जैसे ये आ गया, आपको याद होगा कि 2b इक्वल टू अगर a प्लस c है तो a b c किसमें होंगे, एपी में होंगे, कोई रोक नहीं सकता। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म ऑफ ए बी आर 5/2 23/12 रिस्पेक्टिवली इफ एनी टर्म इज द लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म का मतलब है सबसे पहला नेगेटिव टर्म मिल जाएगा, मतलब इसे एपी में अपन चलेंगे सबसे पहला नेगेटिव टर्म मिलेगा वही लार्जेस्ट होगा, राइट। क्योंकि नेगेटिव टर्म मान लो लिखा है -2 और एक लिखा है -15, बड़ा कौन है सर, बड़ा तो -2 है ना। तो सबसे पहला नेगेटिव टर्म मिलेगा, यही क्या हो जाएगा, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, राइट। अब अपन इसको देखते हैं। तो एपी हमारा पहला टर्म क्या है 5/2 है, तो अपन 5/2 लिखते हैं सर फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म क्या है सर 23/12, सेकंड टर्म क्या है 23/12। तो थर्ड टर्म अगर निकालना, फोर्थ टर्म निकालना, तो हम चाहे तो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले a प्लस ए लिखें, फिर a प्लस डी लिखें, फिर डिफरेंस निकालें, फिर डिफरेंस ऐड करते चले जाएं, तब भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे चालाकी सिखाऊंगा। चालाकी क्या है सर, कभी भी ऐसा बन जाए तो हमेशा ट्राई करो डिनोमीटर को सेम करने का, राइट। उससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। डिनोमीटर को अगर सेम करना है, 12 लिखा है यहाँ पे, अगर 12 लेकर के ना तो ऊपर नीचे 6 से गुणा करना पड़ेगा सर, ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा 6 से गुणा, 6 से मल्टीप्लाई। जिस दिन आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हो गया 5 का 30 और नीचे क्या होगा 6 12, ऊपर क्या लिखा है 23/12, राइट। यानी कि 5/2 को 30/12 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं उसमें, राइट। अच्छा अगर ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म में नीचे डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा ऊपर डिफरेंस कितना आ रहा है सर, ऊपर डिफरेंस तो 7 का आ रहा है, यानी कि इसके अगले टर्म में 7 का डिफरेंस होगा, नीचे 12 तो सेम रहेगा। हाँ सर बात तो सही है। तो 7 का डिफरेंस और 23 में अगर अपन लेंगे 7 का डिफरेंस लेंगे तो आई थिंक अब मुझे लगता है कि 16/12 बचेगा, राइट। 7 का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो एपी में अगर है तो भाई डिफरेंस तो सेम रहेगा ना, तो जितना 30 और 23 में डिफरेंस उतना 23 और 16 में डिफरेंस है, फिर उतना ही डिफरेंस और नीचे कर दो तो 16 में और 7 जाएगा तो बचेगा 9/12। और अगर 7 का डिफरेंस करते हैं बचेगा 2/12। जिस दिन और 7 का डिफरेंस किया बचेगा -5/12। ये जिस दिन आपको चमक के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर आपका आंसर आ चुका है। सर कैसे आ चुका, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म, पहला टर्म जो मिलेगा वही लार्जेस्ट होता है नेगेटिव, तो सिक्स टर्म ये, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर नहीं होगा, राइट। अगर आपको ऐसा कभी लगता था तो आप उसे भूल जाओ, राइट। इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, इस तरह से क्वेश्चन को डील करना है आपको, राइट। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, राइट। बाकी एपी है क्या, जीपी है क्या, एचपी है क्या, अगर ये आपको देखना है तो फॉर कमिंग सैटरडे मैं इसका वन शॉट लेकर के आ रहा हूँ, राइट। सीक्वेंस सीरीज का टोटल पूरा वन शॉट, तो आप उसे देख सकते हो, राइट। Now next, for how many integral value of k the equation x square minus 4x plus k equal to 0 where k is an integer has real roots and both of them lie in the interval 0,5। सर इंटीग्रल वैल्यू के की लेनी है हमेशा, कितनी ऐसी हो सकती है इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब बच्चा क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है के कैन बी आइदर 0 +-1 +-2 +-3, मतलब ये सारी क्या होती है इंटीजर वैल्यूज, राइट। तो ये नहीं बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यूज। फिर के इज इन इंटीजर हैज रियल रूट्स, के क्या है इंटीजर होना चाहिए और इसके रूल मतलब जो इक्वेशन है x² - 4x + k = 0, इसके क्या है रियल रूट्स हैं। दूसरी बात है कि इन्होंने साफ साफ बता रखी है कि बोथ ऑफ देम, मतलब जो दोनों रूट, दोनों के दोनों रूट हैं 0,5 में लाई करते हैं। कहाँ पे लाई करते हैं 0,5 में लाई करते हैं, यानी कि 0 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, राइट। और उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं। और बहुत ध्यान सुनो, सारे के रूट रियल है, राइट। अब हमें पता है कि भैया जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा अगर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों 0,5 में लाई कर रहे हैं, क्या लाई कर रहे हैं 0,5 में, तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा भाई, अल्फा भी पॉजिटिव होगा और बीटा भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए, राइट। आप सुनो ध्यान से, मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया था कि x² + bx + c टाइप का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं c/a होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब सर अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, c/a मतलब सर जो कांस्टेंट है बाई a। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट k दे रखा है और a क्या है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि k भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये दिमाग में रखनी, k क्या होना चाहिए सर पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। ये अपन कंडीशन लेकर के चलना है सारी, यानी k की वैल्यू या तो फिर 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी तो 4 होगी या तो 5 होगी, इस तरह से। सर 0 भी नहीं हो सकती, सर 0 क्यों नहीं हो सकती, 0 सर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों ही 0 को बिलोंग नहीं करते हैं, 0 से 5 के बीच में है, 0 5 इंक्लूडेड यहाँ पर नहीं है। तो अल्फा जो के होगा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो के कैन बी आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और एंड सो ऑन, राइट। अब इसी में से मैं देखना है कितनी वैल्यू होनी चाहिए। सर दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या रखी, रूट्स कैसे बच्चा रियल, रूट्स कैसे रियल। तो भैया जिस दिन रूट्स रियल होने की बात चल जाएगी हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, विविक्त कर इसको बोलते हैं, यानी कि b² - 4ac। सर यहाँ पर b कितना है, b कितना है सर, b यहाँ पर -4 है,
बी माइनस फोर है, राइट, और ए कितना है, ए सर वन है, और सी कितना है, सी सर के है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नहीं बोल सकते, और इक्वल टू जीरो भी ले सकते हैं क्योंकि सर रियल रूट अपने को लेना है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन लेंगे, तो माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी यानी कि के ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सर फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस फोर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो सर फोर के उधर चला जाएगा 16 फोर के, अच्छा फोर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सीधे कैंसिल आउट कर सकते हैं फोर जा, तो के लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, फोर होना चाहिए। अब आप मेरे को बात बताओ, एक कंडीशन ये बोल रही है कि के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होनी चाहिए, और एक कंडीशन बोल रही है कि के की वैल्यू 4 है 4 से छोटी होनी चाहिए। तो के की वैल्यू कौन कौन सी होगी सर, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी, तो टोटल 4 वैल्यूज होगी। उम्मीद करता हूं बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। सर कितनी इंटीग्रल वैल्यू, सर 4 इंटीग्रल वैल्यू, राइट। अब इस तरह क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको अप्रोच पहले से समझ में आती हो सारी चीजें, राइट। तो ये प्रीवियस ईयर तभी लगाना बहुत कंपलसरी होता है कि आप ये सारी चीज लगा के जाओगे, और ऐसे क्वेश्चन पक्की बात है 50-60% रिपीट होते ही होते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट रिपीट होने ही तय है, राइट। तो प्लीज आप इन सारी चीजों को लगा करके जाओ, ध्यान समझ करके जाओ, भले थोड़ा टाइम इनमें इन्वेस्ट हो जाए, लेकिन आप ये मान के चलो, आप चाहे भले जितने अच्छे चैप्टर कॉन्सेप्ट लगा लो, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन कंप्रेहेंड करना है, क्वेश्चन को लगाना नहीं सीखा, तो कोई फायदा नहीं है, राइट। अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन वहां पे सॉल्व नहीं होने वाले, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, इन एन एपी, एपी मतलब सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये इंडिया वालों ने भी एपी लिखना स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे भी एपी लिखना पड़ रहा है, राइट। मतलब समांतर श्रेणी की बात चल रही है, और फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है, और सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म से जीरो, पहले एन टर्म का योग जो है वो क्या है, जीरो। व्हाट द सम ऑफ नेक्स्ट टर्म, मतलब एन टर्म का जहां तक योग जीरो, तो उसके आगे की जब बात हो रही है तो उसका एम टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, वो बताना है आपको, राइट। अब देखो उसको दो तरीके से कर सकते हैं। सर फर्स्ट टर्म एक्स दे रखा है, सबसे पहले हम एस एन निकालें, कॉमन डिफरेंस मान लें डी होगा, एस एन निकालें कि एन बाई टू, और ये इस तरह से 2x प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और निकालने के बाद में बराबर रख दें जीरो, राइट। और फिर हम एस एम एच डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो एस एन प्लस एन निकालना पड़ेगा भाई, एन वन से लेकर के एम प्लस एन पदों का योग, तभी तो उसमें एन के आगे एम का निकाल सकते हैं। तो एम प्लस एन का निकालेंगे तो एम प्लस एन बाई टू आएगा, फिर उसको निकाल के देखते हैं, इसके टर्म में कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, बट फिर एस एन को घटाना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, मैं इसको करने का एक नया तरीका आपको बताता हूँ सर, तो हो सकता है आपने तरीका कहीं देखा भी हो, बट फिर भी देखते हैं, अगर नहीं देखा है तो। सर इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ, देखो ध्यान से। अब अगर फर्स्ट टर्म एक्स है, कुछ भी हो हमें नहीं पता, अपन अपने हिसाब से एक एपी ले लेते हैं। मान लो मैंने एपी ले ली कि माइनस वन, जीरो, वन, टू, क्या एपी है, हाँ सर एपी तो है। सर कैसे एपी कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। माइनस वन के बाद जीरो आया, जीरो के बाद वन आया, यानी कि वन वन का डिफरेंस, वन के बाद टू आया, यानी कि वन वन ऐड होता जा रहा है, हाँ सर वन वन ऐड होता जा रहा है, तो सर एपी तो होगी, हाँ सर एपी होगी, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या बोला सर, फर्स्ट टर्म एक्स है, यानी कि हमारे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म एक्स था, हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या है, वन है, ओके। और फिर देखो हम इस इन्होंने बोला था फर्स्ट एन टर्म इज जीरो, यानी कि हाँ इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट एन टर्म का योग जीरो था, हमारे अकॉर्डिंग पहले तीन पदों का योग क्या है, जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस वन हम मान सकते हैं, एन की वैल्यू हम तीन मान सकते हैं, क्योंकि सब पदों का योग जीरो था। फिर बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट एम टर्म, नेक्स्ट एम टर्म मतलब इसके आगे जो एम आएगा, मतलब वो कितना है सर, टू है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एम की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, सर एम की वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट एम टर्म, यानी कि एम की वैल्यू वन। एम की वैल्यू वन क्यों सर, एम की वैल्यू टू क्यों नहीं, अरे ये नहीं बोला था कि टर्म कौन सा है, ये बोला था नेक्स्ट एम टर्म्स, मतलब जितने पदों की संख्या, तो पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म क्या आएगा सर, एक ही तो नंबर ऑफ टर्म है, तो एम क्या है, वन है, राइट। और उसका समेशन कितना आ रहा है सर, समेशन कितना आ रहा है, समेशन आ रहा है टू, समेशन कितना आ रहा है, समेशन हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, एज नेक्स्ट एम टर्म का समेशन कितना आ रहा है भैया, टू आ रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, समेशन कितना आ रहा है नेक्स्ट एम टर्म का, टू आ रहा है, राइट। जैसे आपको ये कहानी चमक गई ना, अब आप क्वेश्चन करने को तैयार बैठो, अब जिसमें भी सारी वैल्यू उठा उठा के इसमें पुट करो, जिसमें भी आंसर टू आ जाए वही आपका करेक्ट आंसर है। तो x की वैल्यू माइनस वन जैसे हम यहाँ पे रखेंगे, m की वैल्यू क्या रखेंगे, वन रखेंगे, तो वन इंटू माइनस वन माइनस वन हो जाएगा। अच्छा m प्लस एन करेंगे तो वन प्लस थ्री फोर होता है, और n कितना है, थ्री, थ्री माइनस वन करेंगे तो अपन एक एक करके लिख लेते हैं फटाफट। m की वैल्यू अपन ने कितनी मानी है, वन, मतलब हमारे अकॉर्डिंग वन। x की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, माइनस वन रखिए। m प्लस एन कितना है सर, वन प्लस थ्री है, अपॉन एन कितना है सर, थ्री माइनस वन है। अच्छा जैसे ही मैंने करने को सोचा, मुझे समझ में आ गया कि सर ऊपर माइनस फोर बनेगा और नीचे टू बनेगा, तो कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस टू आना चाहिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आंसर कितना आ रहा है, टू आ रहा है, यानी कि ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, राइट। ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वाला देखा तो नेक्स्ट वाला क्या था, वन माइनस एन लिखा हुआ था। अब देखो यहीं पे दिमाग आपका काम करना चाहिए कि नीचे अगर वन माइनस एन लिखा है तो ऊपर वाला पूरा सेम रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, नीचे भैया वन माइनस थ्री हो जा रहा है। और जैसे आपको समझा कि वन माइनस थ्री माइनस टू बनेगा, ऊपर माइनस फोर बनेगा, नीचे माइनस टू बनेगा, माइनस वन कट जाएगा, टू टू जा फोर, यानी कि ये ऑप्शन सही है, राइट। बाकी आप नेक्स्ट आगे चेक कर सकते हो और आपको समझ में आएगा कि सर बाकी के आंसर मैच नहीं कर रहे, राइट। तो इस तरह आप ये सारी चेक कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ तरीका आपको अच्छा लगा होगा, बट अगर आपको ऐसा ही मेथड भी करना है तो वो मैं आपको सीक्वेंस सीरीज के वन शॉट में सिखा दूंगा, राइट। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 25 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 26 एंड 6 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 27, राइट। अब बहुत ध्यान सुनना, मैं बहुत जल्दी बाइनोमियल का भी वन शॉट लेकर के आऊंगा, उसमें मैं सारी चीजें आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है कि किससे डिवाइड होता है किससे नहीं होता है, मैं उसमें लेकर के आऊंगा, राइट। वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, अगर आप बोलोगे तो मैं अवश्य लेकर के आऊंगा जल्दी से जल्दी, राइट। 25 फैक्टोरियल आप हमेशा याद रखना कि अगर n टू या टू से बड़ा है, टू या टू से बड़ा है, ठीक, n क्या है, दो या दो से बड़ा है, तो जो n फैक्टोरियल होता है ये हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है, हमेशा क्या होता है बच्चा, इवन नंबर होता है, हमेशा याद रखना इवन नंबर होता है।
और एक चीज हमेशा याद रखना कि इवन नंबर में अगर आप एक जोड़ो तो ऑड होता है, ऑड में फिर से जोड़ो तो इवन आता है, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस, अल्टरनेट इवन ऑड चला करता है। हाँ सर चला करता है। तो जिस दिन आपने एन फैक्टोरियल अगर इवन आया है, एन फैक्टोरियल में अगर आपने 1 ऐड कर दिया तो ये ऑड हो जाएगा। हाँ सर ये तो ऑड हो जाएगा। और जैसे ही ऑड हो जाएगा तो क्या 2 से डिविजन होगा सर? क्या इसे 2 से भाग दिया सकता है? भाई कोई विषम संख्या है उसे 2 से भाग भी दिया सकता है? नहीं सर, अगर कोई विषम संख्या होती है 2 से भाग दिया ही नहीं सकता। अगर वो 2 से उसे भाग नहीं दे सकते तो 4 से भी नहीं दे सकता है। हाँ सर फिर तो 4 से भी यानी कि 4 से भी नहीं दे सकते, फिर तो 8 से भी नहीं दे सकते, 6 से भी नहीं दे सकते। मतलब क्या है सर, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 12 से किसी से नहीं होगा, मतलब किसी भी इवन नंबर से नहीं होगा। हाँ सर किसी भी इवन नंबर से नहीं होगा। तो 26 से भी तो नहीं होगा ना। हाँ सर 26 से भी नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखिए, देखो 25 क्या है, 2 से बड़ा है, उसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो इवन नंबर आएगा, इवन नंबर में एक जोड़ दिया तो ऑड हो जाएगा। और जैसे ही ऑड हो गया तो 26 का डिविजन होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। राइट, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। अच्छा सेकंड स्टेटमेंट में ऐसा अपन इवन ऑड से कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 7 लिखा हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, 6 फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। अच्छा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। फैक्टोरियल का बच्चा मतलब होता है 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 6 से लेकर के 1 तक जाओ, जितने भी नेचुरल नंबर में सबको उठाई मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। राइट, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ जाएगा 720। राइट, और 720 में आपने इस दिन 1 ऐड कर दिया, क्योंकि 1 यहाँ पे देखो एडिशन दे रखा था, आ जाएगा 721। और 721 को अपन 7 से डिवाइड करके अगर देखें तो 7 1 7 कट गया, 21 पूरा 2 उतरा, 0 बनाया, 1 उतरा, 7 3 21, यानी कि पूरा पूरा डिविजन हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। राइट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। सर इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज अ प्योरली इमेजिनरी, कि जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या है कि जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन क्या है, प्योरली इमेजिनरी। अच्छा ये जब भी वर्ड आपके सामने आए आप हमेशा याद रखना कि प्योरली अगर इमेजिनरी है कोई भी चीज, राइट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर प्योरली इमेजिनरी है या प्योरली रियल है तो उसका मतलब है कि उसमें केवल आई वाला पार्ट है, राइट, और बाकी कोई पार्ट नहीं, मतलब आई वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो प्योरली इमेजिनरी जब भी आए तो भैया जेड बराबर माइनस जेड बार के होता है। आप याद रखना कि जेड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, माइनस जेड बार के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, कोई इसे रोक नहीं सकता। दूसरी बात, अगर मान लो प्योरली रियल, राइट, अब ऐसे क्वेश्चन खेलेगा, देखो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन प्योरली इमेजिनरी ना है, लेकिन अगली बार क्या हो सकता है प्योरली रियल वाला आ जाए। राइट, तो आपको इसके लिए मैं भी तैयार करता हुआ चल रहा हूँ इस सीरीज में। प्योरली अगर रियल है मान लो भैया, तो प्योरली रियल होगा तो जेड इक्वल टू जेड बार होगा, ये आप याद रखना। प्योरली इमेजिनरी मतलब जेड इक्वल टू माइनस जेड बार, और प्योरली रियल मतलब जेड इक्वल टू जेड बार। राइट, अच्छा प्योरली इमेजिनरी है और पूछा क्या मॉड जेड की वैल्यू बतानी है, तो अपन एक एक करके लिखते हैं कि भैया जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन बराबर होगा माइनस टाइम्स जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन के बार के। उम्मीद करता हूँ ये पूरे का बार लगाऊं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद में आ रही होगी। अब सुनना बहुत ध्यान से इसका कहानी। सर अगर कभी भी ऐसा पूरे पर बार लगाऊं तो करना क्या होता है, जहां जहां आपको जेड दिख रहा है, जहां जहां आपको जेड दिख रहा है, ठीक है, तो इस लाइन को लिख लो कि जहां जहां जेड दिखेगा उस पर बार लगा दो, उस पर बार लगा दो। और जहां जहां आई दिख जाए, मतलब मान लो जेड के अलावा आई भी अलग कहीं से लिखा हुआ दिख रहा है, आई दिख जाए, आई दिखे तो माइनस आई कर दो, माइनस आई कर दो। राइट, और बार ब्रेक करते हुए चले जाओ, बार हर जगह से हट जाएगा, केवल क्या करेगा जेड को जेड बार बना देगा और आई को माइनस आई बना देगा, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता। राइट, बाकी उसको हर जगह से अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये लाइन आप लिख लेना। राइट, लाइन बड़े काम की है, मैं कॉम्प्लेक्स का वन शॉट लेकर आऊंगा, उसमें सारी चीजें आपको समझाऊंगा। राइट, बस आप चैनल पर बने रहो। राइट, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक किया, तो जहां जहां जेड है वहां जेड बार कर दिया, और क्योंकि आई तो और कहीं दिख नहीं रहा तो अपन कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, डिट्टो सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो जेड को जेड बार कर दो प्लस वन। सर पूरे का बार ऊपर नीचे दोनों आ जाएगा, हाँ, जहां जहां जेड है वहां वहां जेड बार, जहां जहां आई है वहां माइनस आई। राइट, अगर मान लो माइनस आई हो तो प्लस आई हो जाता। राइट, वैसा वैसा, बट ये आप बस चीज याद रखनी। अब देखो जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा जेड माइनस वन इंटू जेड बार प्लस वन इक्वल टू माइनस टाइम्स जेड बार माइनस वन इंटू जेड प्लस वन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन आपकी झोली में, मतलब आंसर जो है सोल्यूशन आपकी झोली में आकर गिर जाएगा। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट जल्दी से। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इंटू जेड बार, पहला क्या जाएगा जेड इंटू जेड बार, फिर आ जाएगा प्लस का जेड माइनस का जेड बार माइनस का वन इज इक्वल टू माइनस साइन ब्रैकेट अंदर जेड इंटू जेड बार, मतलब जेड बार इंटू जेड। अच्छा जेड बार इंटू जेड और जेड इंटू जेड बार दोनों सेम होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। राइट, फिर ये आ जाएगा प्लस का जेड बार और ये आ जाएगा माइनस का जेड और आ जाएगा माइनस का वन। राइट, अच्छा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कभी भैया आपको जेड इंटू जेड बार या जेड बार इंटू जेड दिखे, राइट, दोनों चीज सेम होती हैं। राइट, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये हमेशा मॉड जेड का स्क्वायर होता है। क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर होता है, हमेशा रखना मॉड जेड का स्क्वायर। ये जैसे मैंने किया तो भैया यहाँ पे जेड इंटू जेड बार को अपन मॉड जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस जेड माइनस जेड बार लिखा रहने देते हैं, माइनस वन भी लिखा रहने देते हैं। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जेड बार इंटू जेड को अपन मॉड जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस का जेड बार हो जाएगा, क्यों सर प्लस का था, लेकिन देखो माइनस का मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का जेड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। राइट, ये जैसे अपन ने देखा हमें एक चीज समझ में आ गई कि भैया जो जेड बार इधर माइनस का वो इधर भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब एक तरफ भेज दो, जेड बार इधर माइनस का जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा जेड बार
होल स्क्वायर, सॉरी मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 इधर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1% क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा 2 से 2 भी कट जाएगा सर, हाँ कट जाएगा, तो मॉड जेड का स्क्वायर आ रहा है 1। अच्छा यहाँ पे मॉड जेड की वैल्यू प्लस माइनस बनानी चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा रखना, मैग्नीट्यूड या इसका जो मॉडुलस जेड निकाल रहे हैं, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, राइट, तो अपन को हमेशा प्लस लेना है, तो यानी कि मॉड जेड कहीं ना कहीं बनाएगा, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, राइट, एनडीए ऐसे क्वेश्चन अब आपसे पूछना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि उसे भी लगता है कि भैया कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ट्रिक से आप कुछ नहीं होने वाला, आप कितनी भी ट्रिक याद करके जाओ, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो आप क्वेश्चन वहां पे सेट नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रियल नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉड x-4 प्लस x-7 इक्वल टू 50, राइट। अब बड़ा काम का क्वेश्चन, बड़ा ध्यान सुनो, मजा आएगी इसमें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमेशा एक बात याद रखना, x-4 x-7 इक्वल टू 15 दे रखा है। मॉड वाले सारे क्वेश्चन आपको पार्ट्स में ब्रेक करके करने पड़ेंगे। अच्छा सर कैसे, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। मॉड एक्स आप हमेशा पता होगा सर, हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन इसके पीछे की मैकेनिज्म शायद आपको नहीं पता होगी, मैं आपको बताता हूँ, वो समझने वाली चीज है। अभी से लेकर के लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तक आपको ये काम देगी। मॉड एक्स, अगर भैया मॉड वाले को पता चल गया कि उसके जो अंदर चीज लिखी हुई है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो बिना कुछ कहे सुने हट जाता है। ऐसा मान लो लिखा हुआ है मॉड 3, तो बिना कुछ कहे सुने हट जाएगा, आंसर आएगा 3। बिल्कुल बात सही है कि मॉड 3 वैल्यू क्या होगी 3 होगी, लेकिन अगर मॉड को पता लग गया उसके अंदर एक चीज लिखी हुई नेगेटिव है, तो मॉड जब भी हटता है तो माइनस साइन छोड़ के हटता है। तो -3 लिखा हुआ है, तो -3 तो ऐसा लगेगा, लेकिन मॉड हटा तो मॉड एक माइनस साइन छोड़ के चला गया। अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो देखो मॉड -3 भी क्या है 3 आ रहा है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया जब भी मॉड को ये पता चलेगा उसके अंदर चीज नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ हटेगा, उसके अंदर चीज पॉजिटिव है तो प्लस, बिना कुछ कैसे हट जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, और मॉड ऐसे आपको ओपन करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने अगर मान लो बोल दिया कि x, अब यहाँ पे आपको सारे स्टेटमेंट अलग अलग लिखने पड़ेंगे सर, अलग अलग क्यों, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। x इज ग्रेटर देन अगर 4, मतलब मान लो x लेस देन 4, x कैसा है 4 से छोटा है। देखो सबसे पहले आप एक काम किया करो, मॉड वाला कभी क्वेश्चन है, अब देखो मॉड के अंदर से लिखी कहाँ कहाँ जीरो हो रही है, तो आप बोलोगे सर 4 पे जीरो हो रही है और 7 पे जीरो हो रही है, तो 4 से पहले ले लो, 4 और 7 के बीच में ले लो, और 7 से बड़ा ले लो। तो 4 से भी छोटा होगा, एक तो कंडीशन ही होगी, एक कंडीशन हो सकती है कि 4 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, एक कंडीशन हो सकती है कि x क्या हो 7 से बड़ा, x क्या हो 7 से बड़ा हो। अच्छा ये जैसे ही मैंने लिखा, यहाँ पे आप बराबर बराबर लगा देना, x 7 से बड़ा है या 4 से बड़ा है 4 के बराबर, या 7 से बड़ा है 7 के बराबर। तो x जब 4 से छोटा होगा तो x माइनस 4 नेगेटिव होगा, क्योंकि x अगर 4 से छोटा x माइनस 4 क्या होगा नेगेटिव होगा, तो मॉड को पता लग गया उसके नीचे नेगेटिव है, तो मॉड क्या करेगा माइनस साइन के साथ हट जाएगा, यानी कि x माइनस 4 दे देगा। अच्छा अगर x 4 से छोटा है तो 7 से भी छोटा ही होगा, राइट, सिंपल सी बात। तो अगर छोटा है तो x माइनस 7 भी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा तो मॉड माइनस साइन के साथ में ओपन हो जाएगा, x माइनस 7 दे देगा, और इक्वल टू 15 चल रहा है, राइट। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये माइनस का 2x हो जाएगा, और 7 4 11 हो जाएगा, प्लस का 11 बराबर 15, राइट, बराबर 15। तो 11 उधर जाएगा तो 4 बचेगा, तो -2x बराबर कितना आ जाएगा, -2x बराबर कितना आ जाएगा भैया 15 माइनस 11, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, -2x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, -2 आ गई, यानी कि एक सोल्यूशन तो आ गया, जब भी x 4 से छोटा x इक्वल टू -2। तो क्या जो अब यहाँ पे भी चीज चेक करनी है आपको कि x आपने 4 से छोटा लिया था, वो जो सोल्यूशन है वो भी 4 से छोटा ही होना चाहिए, अगर 4 से छोटा नहीं है तो सोल्यूशन वेरी नहीं कर रहा, सोल्यूशन हम लेंगे नहीं, राइट। और x इक्वल टू क्या है -2 है, तो जब भैया -2 क्या होता है 4 से छोटा होता है, यानी कि x जब लेस देन 4 होगा तो x और क्या होगा -2 का सोल्यूशन हमें सामने आ चुका है, राइट। अब उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर से अपन दोबारा से करते हैं फटाफट इसी चीज को, राइट, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, बट ऑफकोर्स मतलब इसी का जो सेगमेंट है दूसरा, कि क्या आपकी बार बोला है कि 4 से बड़ा है 4 के बराबर और 7 से छोटा, तो 4 से बड़ा है 4 के बराबर होगा, तो मॉड के अंदर एक चीज क्या होगी नेगेटिव तो होगी नहीं, तो मॉड बिना कुछ कैसे हट जाएगा, तो मॉड हटेगा सीधे सीधे x माइनस 4 छोड़ देगा, और x माइनस 7 को पता लग गया क्योंकि 7 से छोटा अभी भी चल रहा है, तो x माइनस 7 क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन के साथ में हटेगा, x माइनस 7 आ जाएगा, और बराबर क्या होगा 15 होगा। जैसे आपने लिखा, आप जैसे ओपन करके देखोगे तो माइनस का x प्लस का 7 आ जाएगा, जस्ट x हट चुका है और बराबर 15 आ रहा है। अब ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं बना भाई, 7 माइनस 7 3 3 बराबर 15 कैसे हो गया, तो यानी कि इसका मतलब है कि इस 4 से लेकर के 7 के बीच में कोई भी सोल्यूशन है ही नहीं, राइट, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, राइट, तो नो सोल्यूशन, इसके बीच में क्या है नो सोल्यूशन। और अब यहाँ पे देखें 7 से बड़ा होगा अगर, तो 7 से बड़ा वाला केस अगर हम कंसीडर करते हैं भैया, 7 से बड़ा वाला केस कंसीडर करेंगे, 7 से बड़ा वाला केस में क्या होगा कि x माइनस 4 पॉजिटिव साइन के साथ में, x माइनस 7 वो भी पॉजिटिव साइन के साथ में बराबर 15, x 2x हो जाएगा, 2x माइनस 11 इक्वल टू 15। अच्छा 11 अगर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 15 प्लस 11, जो कि हो जाएगा 15 11 कितना होगा 26 हो जाएगा, 2x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और x क्या है 7 से बड़ा भी है, यानी कि x बराबर 13 जो है वो कंसीडरेबल है, यानी कि उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो भैया दो सोल्यूशन केवल दिख रहे हैं यहाँ पे, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 13, तो अपन बोलेंगे ओनली 2 इज द राइट आंसर, राइट। अब मॉड का क्वेश्चन है आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कल को मान लो अगर 7 माइनस x लिख के आ जाता तो आप क्वेश्चन कैसे करते हैं, या फिर x 4 माइनस x लिख के चलाता है, बीच में माइनस साइन हो जाता, तो उन सारे तरीके मैंने समझा दिए आपको, इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, राइट, और ऐसे तरीके आपको अप्लाई करने चाहिए। क्वेश्चन पहले 1 मिनट 1 मिनट आपका ले ली, लेकिन क्वेश्चन आपको सॉल्व के कॉन्फिडेंस के साथ में आप आंसर टिक कर पाओगे, और यही सबसे जरूरी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैपिंग f फ्रॉम a टू b, राइट। अब मैपिंग f फ्रॉम a टू b का मतलब बच्चा कि फंक्शन जो है
वो ए से बी पर है। अच्छा, जब भी ऐसा कभी आ जाए ए से बी, तो ए से बी का मतलब होता है कि ए इज द डोमेन। डोमेन मतलब भैया हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांत, और बी मतलब कोडोमेन। हमेशा याद रखना कि बी कोडोमेन होती है, यहाँ पर रेंज नहीं होती है, राइट। अगर ए से बी पर मैपिंग है तो बी क्या होगी, कोडोमेन होगी, राइट। अब बहुत ध्यान सुनना कहानी आगे की। एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x+3/3x+5, राइट। एंड एफ इज टू बी ऑन टू, राइट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू, मैं आपको बता दूं कि देखो, मान लो ए से बी पर मैपिंग की गई कि मतलब ए ये सेट था और एक बी ए था, राइट। और अपन सेट वाला चैप्टर का भी वन शॉट लेकर के आएंगे, उसको सब डिस्कस करेंगे एक तरफ से, राइट। अगर ऑन टू कहानी है, ऑन टू का मतलब है इसके सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट को ढक ले रहा है, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है बी में, जो मतलब जो ढका ना जाए या फिर जिसकी भी प्री इमेज ना बनी हो। मतलब वन टू का मतलब होता है कि भैया सारे के सारे एलिमेंट, भाई ए के सारे एलिमेंट तो लगाने होंगे क्योंकि डोमेन में कोई एलिमेंट छोड़ सकते नहीं है, तो ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट पे मैप हो जा रहे हैं, राइट। कि बी का कोई भी एलिमेंट छूटा ऐसा नहीं रह रहा है जिसकी प्री इमेज ए में एग्जिस्ट ना करती हो, राइट। सबसे पहली बात। अब पूछा है कि व्हाट आर ए एंड बी इक्वल टू, कि ए और बी किसके बराबर है। अब बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर मैपिंग कभी भी ऑन टू हो जाए, कैसी हो जाए, ऑन टू हो जाए, तो बी का कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, और अगर बी का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा तो जो ए की रेंज होगी, वो सारे एलिमेंट बी के होंगे, और बी क्या है, कोडोमेन है। इसका मतलब है कि रेंज हमेशा क्या होती है, कोडोमेन के बराबर होती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सर रेंज क्या होगी, हमेशा कोडोमेन के बराबर होगी। जिस दिन ये चीज आपको समझ आ गया ना कि सर रेंज कोडोमेन के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि सर ऑन टू है, राइट। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें बी निकालना है, कोडोमेन निकालना है, कोई तरीका नहीं होता है। कोडोमेन रेंज अगर हमें पता है तभी हम निकाल सकते हैं। तो सर रेंज हमें निकालनी है, अल्टीमेटली यहाँ पर रेंज निकालनी है, और क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में ए निकालना मतलब डोमेन निकालना, बी मतलब कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, रेंज के बराबर है। क्यों रेंज के बराबर, क्योंकि ऑन टू दे रखा है। इस रास्ते में क्या निकालनी, रेंज निकालनी। अब जैसे इतनी बात आपको समझ आ गई, अब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो चुका होगा। सबसे पहले अपन डोमेन निकालते हैं। डोमेन केस में आपने जैसे सुन लो, और कभी फंक्शन रेशनल दे रखा है, मतलब रेशनल मतलब ऊपर भी एक फंक्शन नीचे भी एक फंक्शन, ऐसा कुछ दे रखा है। जो डोमेन होती है, डोमेन इस फंक्शन की हमेशा ऐसी होती है कि जीएक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीएक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि जहां पर नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो जीरो नहीं होगा, राइट। जहां पर भी जीरो नहीं होगा उसको छोड़, मतलब जहां पर जीरो होगा उसको छोड़ करके सारे पॉइंट क्या होंगे, डोमेन होंगे। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जीएक्स जहां पर जीरो नहीं होगा वो उसकी डोमेन होगी, राइट। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट अपन रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होनी चाहिए थी, लेकिन 3x+5 अगर कहीं जीरो हो रहा है तो कहानी चेंज होगी। तो अपन देखते हैं कि 3x+5 कहां पर भैया जीरो हो रहा है, 3x+5 को अपन ने जीरो पुट किया, तो इसने मुझे साफ साफ आके बोला कि भैया मैं -5 उधर चला जाएगा, तो x बराबर -5/3 पर मैं क्या हो जाऊंगा, जीरो हो जाऊंगा। तो मैंने कहा मुझे वही वाला पॉइंट नहीं चाहिए जहां पर तुम जीरो हो रहे हो, तो रियल नंबर में से मैं माइनस कर दूंगा। माइनस क्या करूंगा सर, -5/3, यानी कि रियल नंबर वो जो इंटरवल है, इंटरवल में से एक पॉइंट हटा दूं। कौन सा पॉइंट, -5/3। क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि वहां पर डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, तो वो डोमेन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, राइट। तो अपन ने क्या किया, अपन ने माइनस कर दिया कौन सा पॉइंट, -5/3। जब भी हम पॉइंट माइनस करते हैं हमेशा ये वाला कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, राइट। जब भी इंटरवल माइनस करते हैं तो ओपन या फिर क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। तो क्योंकि पॉइंट माइनस करें इसलिए -5/3 माइनस किया। अच्छा, एक बात अभी ध्यान सुनना, ये सेट माइनस होने का साइन, लेकिन सेट माइनस होने का साइन एक ऐसा भी होता है, राइट। या तो आप इस तरह से लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, इसको भी बोलते हैं सेट माइनस, इसको भी बोलते हैं सेट माइनस, मतलब डिफरेंस सेट का निकालना। तो इस माइनस साइन की जगह पर अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस -5/3। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखो ए और डी दोनों में ऐसा मैच कर रहा है, यानी कि मैं थोड़ा सा और चेक करना पड़ेगा, रेंज भी निकालना पड़ेगा। अब सर रेंज कैसे निकालते हैं, ये बहुत ध्यान सुनना। रेंज निकालना ये अगर नहीं आता आपको तो आज आप सीख करके जाना कि रेंज कैसे निकालते हैं। तो जब भी रेंज निकालनी हो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एफ एक्स को आपको वाई लिख लेना है। क्या लिखना है भैया, वाई लिख लेना है। एफ एक्स को आपको वाई लिख लेना है। सर वाई लिखेंगे जैसे ही, तो वाई बराबर क्या जाएगा, 2x+3 बराबर 3x+5। अब देखो ये पूरी कहानी y बराबर समथिंग लिखी हुई है, इसको आपको इस तरह से चेंज करना है कि x बराबर समथिंग लिख के आ जाए, मतलब x एक तरफ लिखो बाकी सारा चीज एक तरफ लिखियो। तो कैसे करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा y इंटू 3x+5, राइट, इक्वल टू 2x+5, इक्वल टू 2x+5। तो लिखेंगे 3xy हो जाएगा और प्लस का 5y हो जाएगा, बराबर का 2x हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ये करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। रेंज कभी भी निकालनी हो, y बराबर पहले लिखो, फिर x बराबर निकालो। तो x बराबर अपन निकालने, x वाले साइड में एक तरफ लेके आते हैं, 2x को इधर लेके आएंगे, हो जाएगा 3xy माइनस का 2x बराबर का 5 माइनस 5y, 5 माइनस वॉट 5। तो अब जैसे यहाँ पे अपन x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेते क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2 बराबर आ जाएगा 5 माइनस 5y, बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5y। अब x बराबर समथिंग लिखना है तो x बराबर ये पूरा नीचे चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ से मिल जाएगा कि x बराबर क्या आ रहा है, x बराबर आ रहा है 5 माइनस 5y अपॉन 3y माइनस 2, अपॉन क्या आ जाएगा 3y माइनस 2। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, हमें क्या निकालनी थी, हमें अल्टीमेटली रेंज निकालनी थी। तो हम x बराबर सबसे पहले निकालेंगे। अब जो इसकी डोमेन आएगी ना, x बराबर जो हमने निकाला है फंक्शन, जो भी हमने निकाला है, इसकी जो डोमेन होगी यही फंक्शन की मतलब एफ एक्स की रेंज होगी। मतलब सर इसका जो डोमेन होगा वही क्या होगा, रेंज होगा एफ एक्स का, राइट। तो 3y माइनस 2, यहाँ पर भी वही अपन को फंडा लगाना है कि समथिंग ऊपर अपॉन समथिंग नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे वाली चीज क्या नहीं चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, राइट। तो 3y माइनस 2 शुड नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर जहां पर जीरो हो रही है वो रियल नंबर से घटा दो। 3/2 कहां पर जीरो होगा, 3y बराबर 2 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2/3, यानी कि 2/3 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये चीज जीरो हो रही होगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, राइट। तो अपन माइनस कर देंगे,
और दोनों ऑप्शन सेम लिख गए, लेकिन आई थिंक यहाँ पर ये माइनस वाला जो था ये प्लस था, राइट। तो मैं डी ऑप्शन को सही कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो y बराबर क्या जाएगा, 2/3 आ जाएगा, जो कि रियल नंबर में से मेरे को घटाना पड़ेगा, रियल नंबर में से घटाना पड़ेगा, 2/3 घटाना पड़ेगा, राइट। तो जैसे 2/3 घटाए तो माइनस इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बी आर इक्वल टू 2/3। ए और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट इसमें थे। वो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, पहला टाइपिंग मिस्टेक होगी, बट उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। क्या करना है, जब भी आपको ऐसा रेंज निकालना हो, क्या करना है, y बराबर पहले लिखना है, फिर x बराबर निकालना है, x बराबर सब कुछ y में लिखा होना चाहिए। फिर क्या करना है कि x बराबर जो भी फंक्शन निकल के आया है उसकी डोमेन निकालनी है, और जो उसकी डोमेन होगी वही f(x) की रेंज होगी, राइट। ये आपको याद रखना है। इस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रियल रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब एक अल्फा और बीटा क्या है, भिन्न वास्तविक मूल है। किसके मूल है, एक द्विघात समीकरण दे रखा है स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू फाइंड अल्फा। कि अगर एक रूट निकालना है तो कौन सा इसमें से दोनों स्टेटमेंट में कौन सा इसमें सफिशिएंट है। अब बहुत ध्यान सुनो, अल्फा प्लस बीटा का बच्चा 0 के बराबर है, आप ध्यान से देखो तो ये आपके मन में आ जाएगा कहीं ना कहीं। इस तरह हम यहाँ से बीटा तो निकाल सकते हैं, बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा माइनस अल्फा। और जैसे हम यहाँ पे उठा के रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में बीटा बराबर उठा के रखेंगे, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर और बराबर 2। अब यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया हो कि अपन यहाँ से अल्फा की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 2। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आसानी से आ सकती है कि सर अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी, राइट। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आएगी। 2 से 2 कट गया तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा बराबर प्लस माइनस 1, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन तो हो गया कि हाँ सर ये तो निकाला जा सकता है, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल पाना पॉसिबल है। तो अपन ने इसको क्या किया, अपन ने बोला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, राइट, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू 0। अच्छा, ए इक्वल टू अगर 0 दे रखा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बराबर क्या आएगा, अगर ए बराबर हम निकालना चाहें तो माइनस ए अपॉन 1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। से ये कैसे लिख दिया, अरे ये कैसे लिखा। अब याद करो मैंने आपको बताया था कि माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है। सम ऑफ रूट यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस बी क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है, राइट। तो अपन ने वही उठा के लिख दिया कि माइनस ए अपॉन 1। तो ए यानी कि आपको गिवन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी आपको गिवन है, यानी कि इसका मतलब क्या बच्चा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको बराबर 0 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, राइट। माइनस साइन को मतलब है नहीं, क्योंकि माइनस 0 0 ही होता है। अल्फा बीटा स्क्वायर में रिलेशन दे रखा है, यहाँ से फिर से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे उठा कर दो अल्फा, तब भी आपकी झोली में आकर के गिर जाएगा, राइट। तो अपन यहाँ से सीधे बोल सकते हैं कि भैया ये भी पॉसिबल है और इससे भी पॉसिबल है, तो बोथ 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर। चाहे आप करके देख लो, यहाँ पे बीटा बराबर क्या जाएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा, और जैसे आपने माइनस अल्फा रखा तो अल्फा इंटू अल्फा क्यूब हो जाएगा, और सॉरी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू -1, तो अल्फा क्यूब इक्वल टू हो जाएगा -1। अब आप यहाँ से उठा के रख सकते हो कि अल्फा क्या आएगा, -1 आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं कि बोथ 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट वन पे आगे बढ़ते हैं। इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x की पावर -8/3 प्लस x स्क्वायर log 10x टू द पावर 8 इज 5600, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सर अगर ऐसा दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी x की, ये बताना है। बहुत ध्यान सुनो यार, बाइनोमियल में 6 टर्म निकालना है, 6 टर्म तो निकालना हमें नहीं आता, लेकिन हम 5+1 निकाल सकते हैं, है ना, मतलब T5+1 निकाल सकते हैं। सर कैसे, एनसीआर वाला फंडा लगा करके। सर क्या होता है, a प्लस बी की पावर अगर n, तो इसका जनरल टर्म अगर निकालना हो TR+1 बराबर होता है, TR+1 बराबर होता है NCR a की पावर n माइनस आर और b की पावर r, यही तो होता है। हाँ सर ये होता है, ये उठा के रख देते हैं। T5+1 अगर अपन को निकालना है तो हो जाएगा 8C5, a की जगह पर बच्चा क्या है, पहला वाला टर्म, यानी कि x की पावर -8/3 और पूरे की पावर 8-5, पूरे की पावर क्या जाएगा 8-5 इंटू एक्स स्क्वायर log 10x की पावर कितना हो जाएगा r का मतलब 5। उम्मीद करता हूँ बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। जैसे आप पेज चमक गया, आपको इसने साफ साफ बोला था कि इसके बराबर है 5600 के बराबर है, यानी इसको अपन क्या रखेंगे बराबर 5600 रख देते हैं, अच्छा लगेगा सुन के, राइट। जैसे मैंने रखा, देखो 8C5 आपको करना आता है, आप निकाल सकते हो। सर कैसे निकाल सकते हैं, एनसीआर का फंडा आपको पता होना चाहिए इसके लिए। सर एनसीआर का फंडा क्या होता है, एनसीआर आपने पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा जल्दी से, राइट। अगर आपने वन शॉट चाहिए इन सबके तो आप मुझे बता देना कमेंट, वैसे मैं लेकर के जल्दी से आ रहा हूँ, बट जितना जल्दी हो सकेगा अपन लेकर आएंगे। एनसीआर का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, राइट। और फैक्टोरियल क्या होता है कि वहाँ जिसका फैक्टोरियल निकालना वहाँ से लेकर के 1 तक जाओ, जितने भी नेचुरल नंबर सपोर्ट होकर मल्टीप्लाई कर दो। 8 से 5 निकालना है तो लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल तो लिखा रहने देंगे। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स की पावर जो बच्चा है, एक्स की पावर 8/3 और ऊपर क्या जाएगा 8 - 5 यानी कि 3 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि पावर फिर ब्रैकेट के बाद पावर लिखो तो पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि -8/3 इंटू 3 करेंगे तो अल्टीमेटली एक्स की पावर केवल -8 बचेगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। 8 - 5 3 हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर log 10x की पावर 5 दे रखा है। अच्छा तो एक्स स्क्वायर की पावर भी 5 होगा और log की पावर भी 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की पावर 5 होगा तो एक्स की पावर 10 हो जाएगा इंटू log 10x की पावर भी 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ रही है। जैसे हमने इतना लिखा और ये बराबर किसके चल रहा है, 5600 के चल रहा है। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो आपकी कहानी लगभग डन हो चुकी है। अब देखो 8 फैक्टोरियल वगैरह केवल सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पे देखो x बेस सेम है तो पावर क्या होगी, पावर तो जुड़ जाएंगी, पावर क्या होगी, पावर तो ये जुड़ जाएंगी। जैसे पावर जुड़ेंगी तो 10 यहाँ पे -8 तो पावर क्या होगी 2 हो जाएगी, राइट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अपन लिखते हैं, मैं अब ये सारी चीजें हटा रहा हूँ यहाँ से ऊपर से, राइट, ताकि थोड़ी कहानी में क्लैरिटी बनी रहे। अब जैसे मैंने इतना लिखा आप ये समझ सकते हो कि भैया 5600 बराबर क्या जाएगा, 5600 बराबर 8 फैक्टोरियल मतलब आएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसा कुछ आएगा, राइट। वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद समझ में आने लगेगा कैसे क्यों नहीं लिखना है। 3 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 और 5 फैक्टोरियल लिखते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट।
ये हमने लिखा। अच्छा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कट गया पूरी तरीके से। अच्छा 3 इंटू 2 6 होता है, ये भी कट गया। अच्छा 1 का कोई मतलब नहीं नीचे लिखा होने से, उसको अपन इग्नोर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, एक्स एक्स की पावर क्या हो जाएगी 2 बचेगी, एक्स स्क्वायर बचेगा, और क्या हो जाएगा लॉग 10x तो सही था, इसकी पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी, सारी चीजें आप नोट कर ली होगी, इसलिए मैं हटाऊँ यहाँ से। जैसे हमने इतना लिखा, अब आपके मन में एक बात आई होगी कि सर अब तो 8 7 56 होता है, उसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 8 7 56 होता है, 56 से कैंसिल आउट हो गया, बचेगा केवल क्या 100, यानी कि 100 बराबर सर आ गया एक्स स्क्वायर लॉग 10x 5। अब देखो वहां पर आपको थोड़ा चालाकी करनी पड़ेगी। सर चालाकी क्या है कि ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। सर ऑप्शन क्या रखे 6 8 9 पे। अच्छा अगर बराबर में 100 लिखा है, कहीं ना कहीं इंटीजर वैल्यू में चाहिए, और लॉग 6 8 9 की वैल्यू तो मैं आती भी नहीं, ना ही आपसे एक्सपेक्ट करेगा वो कि आपको याद हो। तो आपको 10 की वैल्यू आती क्यों सर आती, क्योंकि 10 बेस भी लिखा हुआ है, 10 की वैल्यू निकालनी लॉग में, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे आपने x बराबर 10 रखा, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर 5 1 रहेगा, और 10 का स्क्वायर 100 होगा, यानी कि डी अ पार्ट इज द राइट आंसर, और यही आपसे वो डिमांड कर रहा था, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे टैकल करना है, राइट। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी, राइट। इस तरह क्वेश्चन आप डील कर पा रहे होगे, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन दिखता है, आप ऐसे ही ऑप्शन के थ्रू जरूर देख लेना, अदरवाइज ज्यादा टाइम लग सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ 6 - 5 की पावर 4x + 3y की पावर 4। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा सिंपल है, और क्या है सर, ध्यान सुनना। जब भी ऐसा आ जाए, कुछ भी ब्रैकेट में लिखा हो, पूरे की पावर कुछ भी हो, और अगला ब्रैकेट हो उसकी पावर भी सेम, तो आपको ये पता है कि ए की पावर अगर m इंटू बी की पावर m लिखा है, तो इसको अपन चाहे तो ए बी की पावर m लिख सकते हैं, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया और पूरे की पावर m लिख दिया। तो वही अपन ने क्या यहाँ पे क्या लिखा सर, 3x - y इंटू एक्स प्लस 3y, और पूरे की पावर क्या लिख दिया अपने, पूरे की पावर भैया अपने लिख दिया 4। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्यों, क्योंकि सर अपन मैथमेटिकली करते हैं। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 3 9xy माइनस xy, और सॉरी माइनस का होगा, माइनस का 3y स्क्वायर बराबर पूरे की पावर क्या जाएगी बच्चा 4 हो जाएगी। अच्छा जैसे ही मैंने लिखा, तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3x स्क्वायर 9xy माइनस xy। अच्छा 9xy और माइनस xy क्या हो जाएगा, 8xy हो जाएगा। ये तो बचपन में पढ़ा है ना यार, 8xy भाई 9 में से एक जाएगा तो 8 ही तो बचेगा ना यार, क्या बोल रहे हैं, 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। अब बहुत ध्यान सुनो मेरी बात। जब भी कहानी में कभी ऐसा बन जाए कि टर्म अलग अलग, वेरिएबल एक से ज्यादा हो, राइट, वेरिएबल क्या हो एक से ज्यादा हो, और जब भी कहानी में ऐसा बन जाए कि दो से ज्यादा टर्म बने, मान लो अगर बाइनोमियल होती, बाइनोमियल की पावर अगर n हो तो n+1 टर्म है एक्सपेंशन में, तो बात में याद है। लेकिन बाइनोमियल ना होकर के ट्राइनोमियल, यहाँ पे 3 टर्म अलग अलग है। सर इसको कैसे टैकल करेंगे, ध्यान सुनो। अगर कभी भी वेरिएबल r x1 + x2 + x3 + x4, इस तरह से वेरिएबल कितने हो, r वेरिएबल से रखे हो, और पूरे की पावर n, पूरे की पावर क्या n, राइट। पूरे की पावर n हो तो नंबर ऑफ टर्म होते हैं n + r - 1 CR - 1। नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, n + r - 1 और CR - 1, राइट। यानी कि सर यहाँ पे देखो अपन काउंट करें तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 और 3 टर्म है, और पूरे की पावर क्या है 4 है, तो हो जाएगा 4 + 3 - 1 C 3 - 1। जैसे आपने इसको लिखा सर 4 + 3 7 होता है, 7 - 1 6 होता है, तो 6 3 - 1 2 होता है, 6c2 हो जाएगा। अब 6c2 आप निकाल सकते हो, राइट। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2 यानी कि 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, जैसे आपने लिखा। उम्मीद करता हूँ आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो सर 6 का फैक्टर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को 4 फैक्टर लिख सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, राइट। 4 फैक्टर से 4 फैक्टर कट जाएगा, तो जाहिर सी बात है ऊपर बचेगा केवल 6 इंटू 5, राइट। क्या बचेगा 6 इंटू 5, और नीचे बचेगा 2 इंटू 1, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6 3 5 15, सी पार्ट इज राइट आंसर, राइट। इस तरह क्वेश्चन को आपको ऐसे टैकल करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। बढ़िया क्वेश्चन था भाई ने। नेक्स्ट है P Q R S are in AP such that P plus Q equal to 8, Q R equal to 15. What is the difference between largest and smallest number? अब बहुत ध्यान सुनना आप मेरी बात को, राइट। कभी भी जैसे मान लो P Q R S AP में है, P Q R S AP में है, तो जो P और S का सम होता है वही Q और R का सम होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट, अगर सीक्वेंस सीरीज आपने पढ़ रखी है तो P प्लस S का जो सम होगा वही सम Q प्लस R का होगा, और P प्लस Q का P प्लस Q का सम दे रखा है, आई थिंक 8 दे रखा है, और नहीं आई थिंक यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, P प्लस सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, P प्लस Q नहीं दे रखा था कहानी में। मैं एक सेकंड बस देख लेता हूँ क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो दे रखा है P प्लस S दे रखा है, यस P प्लस S दे रखा है। आप भी चाहो तो देख सकते हो दिस वन, क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट। थोड़ा सा कट रहा है, पर पी एस इक्वल टू 8 दे रखा है, क्यू आर इक्वल टू 15 दे रखा है। तो इसी क्वेश्चन को अपन टैकल करने वाले हैं भैया। क्या दे रखा है, पी प्लस एस दे रखा था, राइट। पी प्लस क्यू नहीं, पी प्लस एस है बराबर 8 दे रखा है, क्यू प्लस आर दे रखा है। पी प्लस एस 8 दे रखा है, तो क्यू प्लस आर भी 8 हो जाएगा, और क्यू प्लस आर 8 है, और क्यू आर क्या है 15 है। क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसे टर्म आ रहे हैं कि जिनका सम 8 हो और इनका मल्टीप्लाई 15 हो? तो हमें याद है कि सर ऐसा तो हो सकता है, और ऐसा किस केस में हो सकता है कि क्यू प्लस आर यानी कि 5 + 3 8 हो जाए, 5 × 3 15 हो जाए। तो 5 + 3 यानी कि इसको मान सकते हैं अपन, राइट। तो अपन लिख सकते हैं कि भैया ये 3 5 ले लो या 5 3 ले लो, जो भी आपका मन करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप ये भी देखो कि P प्लस एस का सम भी 8 आना चाहिए, तो और इस एपी में 1 होना चाहिए, तो इसको 1 मान लें, इसको अपन अगर चाहे तो 7 मान लें, तो सही कि नहीं, ये 1357। अरे बढ़िया तो है ना यार, है ना, एपी तो बन गया 1357। अब इस तरह से देखो, मैं इसको अगर आपको चाहूँ तो जनरल मेथड से बता सकता हूँ, लेकिन कहीं कहीं पर मैं ऐसे तरीके भी आपको बताता चलूंगा जो तरीके
आपको पता होने चाहिए एनडीए पेपर में, राइट। तो इस तरह से तरीके, अब ये तरीके आपको बिना बताए तो पता होने वाले हैं नहीं, राइट। आप भले ही जितना चाहे सोच लो, बट इस तरीके बिना बताए तो आपको नहीं पता चलने वाले। तो P प्लस क्यू आर इक्वल टू 8 आ गया। अब यानी कि ये हमारी एपी कहीं ना कहीं 1357 बन गई। क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट क्या है 1 है, लार्जेस्ट क्या है 7 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 6 है। ए पार्ट राइट आंसर, राइट। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में इस तरह से टाइम बचाना चाहेंगे अपना, और हम चाहेंगे कि आपको भी ऐसी सारी ट्रिक्स पता चले। अच्छा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फिक्स्ड नेचुरल नंबर एंड। काफी सारे लोगों ने इसका आंसर कुछ रॉन्ग बता रखा है, बट मैं आपको बताऊं सही आंसर इसका। एक्चुअली में क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई खराबी नहीं है। देखो एनसीआर इज ग्रेटेस्ट, एनसीआर ग्रेटर होगा अगर n इक्वल टू 2r है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे n को नहीं दे रखा, इवन है ऑड है। एक बात बताओ मुझे, n इक्वल टू 2r लिखा है मतलब 2 इंटू समथिंग लिखा है, और r क्या है, r हमेशा मतलब कोई ना कोई नंबर ही रहेगा जो कि नेचुरल नंबर ही रहेगा, आपको पता है होल नंबर ही रहेगा 0 1 2 3 4। तो उसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्टीमेटली वो जो n होगा वो इवन ही मिलना है, राइट। और अगर n इवन है तो एनसीआर ग्रेटेस्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर n इक्वल टू क्या है 2r है, आपको बात याद होनी चाहिए कि अगर n इक्वल टू 2r है तो एनसीआर क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा। 2r cr हमेशा ग्रेटेस्ट होता है। अगर नीचे वाले का डबल अगर ऊपर लिखा हुआ है तो वो हमेशा ग्रेटेस्ट होगा, आप ये बात याद रखो। दूसरा ये है कि अगर नीचे वाले के डबल से एक कम या नीचे वाले के डबल से एक ज्यादा ऊपर लिखा हुआ है, नीचे वाले के डबल से एक कम या नीचे वाले के डबल से एक ज्यादा लिखा हुआ है, तब भी ग्रेटेस्ट होगा। यानी कि n इक्वल टू चाहे 2r माइनस 1 हो और 2r प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। दोनों केस में होगा, ऐसा नहीं और नहीं होगा, मतलब इन दोनों के बीच में और वर्ड नहीं आएगा, या वर्ड या शब्द नहीं आएगा, और मतलब एंड आएगा, इंग्लिश वाला और हाँ एंड, और हिंदी वाला और आएगा, कि दोनों ही ग्रेटेस्ट होंगे, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर, राइट। अपन आगे ओके, सो दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। एम पैरेलल लाइंस कट एन पैरेलल लाइंस गिविंग राइज टू 60 पैरेललोग्राम्स। कि भैया कुछ एम पैरेलल लाइंस है, जैसे मान लो कि कुछ पैरेलल लाइंस ऐसे गिवन है, राइट, और कुछ पैरेलल लाइंस ऐसे गिवन है, तो इसमें से ये एक दूसरे को कट कर रही है तो पैरेललोग्राम बनेगा। सिंपल सी बात है, तो समांतर रेखाएं अगर कुछ दे रखी हैं एक दूसरे को कट करती हैं तो समांतर चतुर्भुज बनता है। अब हो क्या रहा है कि देखो, अगर आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है तो दो पैरेलल लाइंस इस रो में उठानी पड़ेंगी और दो यहीं से उठानी पड़ेगी। अब मान लो अपने दो पैरेलल लाइन उठा ली, तो इसमें दो उठाई अपने, तो ये कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम एक बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये येलो कलर का पैरेललोग्राम आपको दिख रहा होगा, राइट। कुछ ऐसे पैरेललोग्राम बनेंगे। अब इन्होंने बोला कि एम पैरेलल लाइन हमारे पास पड़ी हुई थी, एन पैरेलल लाइन और भी पड़ी हुई थी, एक दूसरे को कट कर रही थी, और ऐसा करने से 60 पैरेललोग्राम्स टोटल में बन रहे थे। मैंने कहा अच्छी बात है, तो मुझे 60 अगर पैरेललोग्राम बनाने हैं तो पहले तो एम में से दो लाइनें उठानी पड़ेंगी और एन में से दो लाइनें उठानी पड़ेंगी, कोई भी दो लाइनें। तो आपको ये बात पता होगी, अगर मैं एम में से दो लाइनें कोई उठाता हूँ तो MC2 तरीके से उठा सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं एन में से कोई दो लाइनें उठाना चाहूँ तो NC2 तरीके से उठा सकता हूँ। अच्छा, इन दोनों को जिस दिन मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, भाई पहले मैंने एम में से दो लाइनें उठाई, फिर मैंने एन में से दो लाइनें उठाई, इन दोनों को उठा करके मल्टीप्लाई कर दिया तो समांतर चतुर्भुज बनेंगे। कितने बनेंगे, वो दे रखा है 60 बनेंगे। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे रखा हो कि 5 पैरेलल लाइंस हैं, 6 पैरेलल लाइंस हैं, तो कितने समांतर चतुर्भुज बनेंगे, तो 5C2 इंटू 6C2 आपको ऐसा सीधे लगा देना है, आंसर आपकी झोली में आकर के गिर जाएगा, राइट। आप इसको समझते हैं कि सर ये तो एकदम समझ में आ गया, अच्छी बात है, अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखो बच्चा, MC2 बराबर कैसे लिख रहा है, मैंने लिखा MC2 को m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 इंटू 1। इसी तरीके से NC2 को लिखा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 60। अरे सर ये कैसे आपने लिख दिया, राइट। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को दूर, इस दुविधा को दूर करता हूँ, ध्यान से देखना। MC2 को अपन चाहे तो लिख सकते हैं m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मैंने इतना लिखा, आपको ये समझ आएगा कि भैया m फैक्टोरियल को अगर हम चाहे तो m में से m माइनस 1 फिर m माइनस 2 एक एक नंबर घटाते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, सारे नंबर को उठा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आना चाहिए था। लेकिन m माइनस 2 से अगर अपन 1 तक जा रहे हैं तो इसको अपन चाहे तो शॉर्ट में m माइनस 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, कोई में मना करने आने वाला नहीं है। जैसे मैंने इतना लिखा, नीचे क्या होगा, अच्छा सर नीचे m माइनस 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसमें लिखा रहने दिया, इंटू 2 फैक्टोरियल को अपन 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है यार। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया, m टू m माइनस 1 अपॉन 2। इसी तरीके से NC2 के साथ भी हमने किया तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे ही बात समझ में आई तो अपन ने सीधे इस चीज को हटाया, राइट। अब ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर समझ में आए ना तो अगला स्टेप समझ में आता ही नहीं, बच्चा इसी में फंसा रहता है, राइट। और उसे समझ में आया भी कैसे, किसी ने उसे बताया ही नहीं आज तक, राइट। तो अब ये अपन ने लिखा, अब देखो इसको अपन लिख रहे हैं कि m इंटू m माइनस 1 इंटू n इंटू n इंटू n माइनस 1, राइट, इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 60 इंटू 2। अब 60 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। अच्छा 60 को अगर आप अपन चाहें तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। 60 को जैसे अपन मान लो लिख रहे हैं अपने 15 चौके 60, यानी कि 15 इंटू 4 लिख रहे हैं। अच्छा 2 इंटू 2 आ रहा है तो 2 इंटू 2 भी 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 इंटू 2 उधर उठ के चला गया पूरा। अब सर मैंने ऐसा क्यों लिखा, आप बहुत ध्यान सुनना यहाँ पर मेरी बात, ये ऑब्जर्वेशन का खेल है। सर यहाँ पर 4 नंबर लिखे, m माइनस 1 n n माइनस 1, 4 नंबर लिखे कि कोई एक नंबर है, फिर उससे कम नंबर लेगा, कोई दूसरा नंबर, फिर उससे कोई कम नंबर लेगा, चारों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो सामने वाला नंबर आ रहा है। मतलब हमें सामने वाले नंबर को भी कुछ ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा 4 के मल्टीप्लाई में कि एक नंबर दूसरे से कम हो, राइट, एक कम हो। तो जैसे मैंने इसको लिखा, मैं चाहूँ तो 15 को 5 गुणे 3 लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिख दिया 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4। अब मैं इसको देखो थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख रहा हूँ, राइट। 5 गुणे मैं इसको लिख दूँ 4 और फिर लिख दूँ 4 गुणे 3, मतलब 3 को मैं सबसे लास्ट में ले चला गया। आप ध्यान से अगर देखो
तो 5 से 1 कम ये देखो लिखा हुआ है, और देखो 4 से 1 कम ये लिखा हुआ है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में हमने भी लिख लिया 4 नंबर, और ऐसे भी लिख लिया कि एक दूसरे से 1 कम है, राइट। जैसे ही अपन ने लिखा तो अपन बोल सकते हैं कि m की वैल्यू भैया यहाँ पर 5 हो जाएगी, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी, क्योंकि m के मल्टीप्लाई में m-1 था, n के मल्टीप्लाई में n-1 था, तो 5 के मल्टीप्लाई में 4 और 4 के मल्टीप्लाई में 3, तो m की वैल्यू 5 हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई, 5 + 4 मैंने जोड़ दिया तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, राइट। कुछ बच्चे सोचेंगे सर n की वैल्यू क्या हम 5 ले सकते थे, हाँ आप ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस यही आपको पैटर्न देखना था कि एक एक का डिफरेंस होना चाहिए था, तभी आप ऐसा कर सकते हो, राइट। यही मैंने देख करके किया। अब ये तरीका आप जब तक खुद से एक बार सोचोगे नहीं, अप्रोच लगाओगे नहीं, तब तक शायद एग्जाम में ये चीज आपको याद वहां पर समझ में ना आए, राइट। तो इसके लिए आपको चीजें करनी पड़ेंगी। अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया इतना ये भी सिंपल सा है, पीएनसी का क्वेश्चन है, और पीएनसी आप मान के चलो अगर आप प्रिपरेशन करो तो पीएनसी आप छोड़ना मत, 5 क्वेश्चन तो उससे आने तय हैं, राइट। 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस बार भी आए थे, पिछले बार भी आए थे, अब की बार भी आएंगे, राइट। यानी कि लगभग 12.5 नंबर का सवाल है। लेट एक्स बी आर नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड। अब बच्चा कभी परमुटेशन की बात आ जाए, मेरी बात ध्यान सुनना, हमेशा याद रखो कि अगर मान लो टोटल चीजें n है, टोटल चीजें n है तो n फैक्टोरियल, उसमें से p चीजें एक तरह की हैं, q चीजें एक तरह की हैं, r चीजें एक तरह की हैं, तो टोटल परमुटेशन होता है p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। मतलब डिवाइड कर दो आपकी, मान लो n चीजें टोटल n चीजें दे रखी थी, उसमें से p चीजें एक तरह की थी, q चीजें एक तरह की थी, r चीजें एक तरह की थी, तो मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते थे, तो उनको क्या किया अपन उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया टोटल के फैक्टोरियल, राइट। ये हो जाता है परमुटेशन। क्या होता है परमुटेशन, राइट। अब अपन इसी फंडे को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो मान लो परमुटेशन वर्ड को अपन को अगर लिखना है, तो परमुटेशन वर्ड p है, e है, r है, तो अपन लिखते हैं कि करके p है, e है, r है, m है, फिर u है, फिर t है, फिर a है, तो a कहीं लिखा चुके नहीं लिखा है तो a पे लिखते हैं, फिर t है, अच्छा t एक बार लिख चुके हैं तो t को यहाँ भी लिख लेते हैं, फिर i है, i भी कहीं हमने नहीं लिखा, i को अपन ने लिखा, फिर o है, o भी हमने नहीं लिखा, o को लिख लिया, फिर n है, फिर s है, राइट। n भी कहीं नहीं लिखा है, s भी कहीं नहीं लिखा है। उम्मीद करता हूँ कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो मुझसे छूटा हो, और मैंने सारे लेटर लिख लिए हैं, राइट। और कोई भी डबल बार इसके अलावा t के अलावा नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लोग हैं, मैंने लिखा 12 का फैक्टोरियल अपॉन एक जैसे कितने हैं, t केवल एक जैसा है तो 2 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा परमुटेशन की टोटल परमुटेशन, और एक इसके बराबर है, x के बराबर है, क्वेश्चन में साफ साफ की मैंने, राइट। उम्मीद करता हूँ बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, राइट। यहाँ पर ध्यान देना कि कोई भी अपन दोबारा ना लिख रहे हो, बस इतनी से इसमें गड़बड़ी हो सकती है, बाकी तो सब कुछ सही। फिर अपन ने आगे देखा, यही फैक्टर अपन ने लगा दिया, फिर अपन ने आगे देखा कि इसी तरीके से कॉम्बिनेशन था, तो कॉम्बिनेशन को लिखा कि COMBINATIO, ओ तो पहले लिख चुके हैं तो ओ को दोबारा क्यों लिखना, ओ को यहाँ लिख लो, और आई भी एक बार लिख चुके हैं तो आई को क्यों ही लिखना यार, आई को भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं इसके साथ में, राइट। आई भी अपन इसके साथ में लेकर चले, जस्ट अ सेकंड, आई को लिख दें, राइट। अब ये इसके बाद में टी आई हो गया था, ओ भी लिख चुके हैं, एन भी देखो एक बार आ चुका है तो एन को भी यहाँ पे लिख दिया। अब दोबारा है एस को अपन लिख दिया। टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लोग हैं, तो अपन ने लिखा 12 का फैक्टोरियल अपॉन कितने लोग एक जैसे हैं, 1 2 3 4, मतलब ये दो है तो 2 का फैक्टोरियल, ओ 2 है, 2 आई है तो 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 एन है तो 2 का फैक्टोरियल, डिवाइड कर दिया, ये किसके बराबर होगा, ये भी क्या होगा, वाई के बराबर। उम्मीद करता हूँ बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अच्छा ठीक है सर, अब एक्स और वाई में रिलेशन हमें देखना है, आप सर कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनो, ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, राइट। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि 12 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल बराबर x है, यानी कि 12 फैक्टोरियल और बटे 2 फैक्टोरियल, इस पूरे को अपन चाहे तो x लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया x, नीचे क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 होता है, 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, बराबर क्या हो जाएगा भाई, अच्छा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो x अपॉन 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से अपन बोल सकते हैं, x बराबर बोल सकते हैं कि 4 टाइम्स y हो जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर है, जो कि सी पार्ट है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। जब भी ऐसा कोई आपसे पूछा था परमुटेशन मतलब होता है ऑर्डर में अरेंजमेंट करना, वही चीज यहाँ पर पूछी गई थी, राइट। अपन नेक्स्ट कहानी पे आगे बढ़ते हैं, और ये इस सेशन का लास्ट, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे अपन कल फिर से स्टार्ट करेंगे 31 से लेकर के, और ट्राई करेंगे 50 तक अपन क्वेश्चन निपटा पाए। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, ये 5 डिजिट का नंबर है, फॉर्म किया था किससे, 0 1 2 3 4 5 से, विदाउट रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन नहीं है इसमें, राइट। बहुत बढ़िया बात है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 50,000, कितने ऐसे नंबर होंगे जो 50,000 से बड़े होंगे, राइट। अब 0 1 2 3 4 5 से कितने नंबर बन सकते हैं, सबसे पहली बात तो 5 डिजिट के बनाने हैं, बहुत ध्यान सुनना, 5 डिजिट के नंबर बनाने, तो 5 डिजिट के टोटल कितने नंबर बन सकते हैं देखने के लिए अपन ने बनाया 2 3 4 5, 2 3 4 5। अच्छा तो 5 डिजिट का नंबर मेरे को बनाना है, मैं आगे बढ़ने चला गया, मेरे पास नंबर कौन कौन से अवेलेबल है, 0 1 2 3, और 3 नहीं है सॉरी, यहाँ पर 4 और 5 ही केवल है, राइट। तो जल्दबाजी में यहाँ पे गड़बड़ी मत कर देना। अब सुनो ध्यान से, 0 1 2 4 5 हमारे पास नंबर दे रखे हैं, तो 5 डिजिट का बनाना है, पांचों को लिखना पड़ेगा, तो 5 इस प्लेस को मैं भरने चला, तो मैंने पूछा यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, 0 तुरंत पीछे हट गया, बोला अगर मेरे को तुमने आगे बढ़ दिया तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन को चाहिए नहीं। मैंने कहा ये भी बात सही है, तो मैंने बोला कि फिर यहाँ पे या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, फिर 5 आ सकता है, टोटल इस प्लेस को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। सेकंड प्लेस के पास जैसे गया, 0 फिर से कहानी में उतारा है, बोला अब मेरे को भर सकते हो, तो टोटल 5 नंबर थे, 5 में से एक आगे बढ़ चुके हैं, तो अब कितने बच गए, 4 बच गए, तो टोटल इस भरने को तरीके 4, फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक और कम हो जाएगा, फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं, एक और कम, एक और कम हो गया, 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आ गया, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 16 16 नंबर 16 32 43 48 गुना 96, यानी कि टोटल 96 नंबर ऐसे बनेंगे जो 5 डिजिट के इन नंबर से बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं होगी।
अच्छा सा, अपन आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात क्या है, बोला कि 50,000 से कितने ऐसे नंबर होंगे जो बड़े होंगे। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ठीक है अपन बनाते हैं 50,000 से बड़े। अब 50,000 से बड़े का केस ये है बच्चा कि अगर यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में ही 5 भर दिया, इसके आगे आप कुछ भी भरो, जैसे मान लो आपने भरा 0 1 2 3 4, कुछ भी आपने कोई भी नंबर आपने भरा, वो जाहिर सी बात है 50,000 से बड़ा ही होगा। राइट, आप भर के चाहे देख लो। आपने 5 यहाँ पे भर दिया, मान लो यहाँ पे आप 0 भर रहे हो, यहाँ पे 1 भर रहे हो या 2 भर रहे हो और ये 4 भर रहे हो, तो ये नंबर क्या 50,000 से तो बड़ा ही है। 50,124 सबसे छोटा नंबर ही बनेगा 50,000 से अगर देखें तो। राइट, तो अपन को समझ में आ चुका है भैया कहानी में कि 50,000 सारे नंबर बड़े बनेंगे अगर हम ऐसा करते हैं। तो 5 को हमने स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया, जैसे अपन ने 5 को स्टार्टिंग में फिक्स किया, तो ये प्लेस कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से। ये प्लेस कितने तरीके से, 3 तरीके से। ये प्लेस कितने तरीके से, 2 तरीके से। ये प्लेस कितने तरीके से, 1 तरीके से। तो 4 3 12 दूनी 24। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे टोटल 24। अब 5 को क्योंकि हम फिक्स कर चुके थे तो इसको केवल एक ही तरीके से भरेंगे, तो एक का मल्टीप्लाई अगर आप कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि टोटल 96 नंबर थे, मतलब टोटल बनने वाले 96 नंबर थे और 24 नंबर मेरे मतलब 24 नंबर हैं जो हमें चाहिए। क्या बोला था, परसेंटेज ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 50,000। तो 24 ऐसे नंबर हैं जो मतलब हमारा फेवर कर रहे हैं, हमारे फेवर में खड़े हुए, ऐसे नंबर हमें चाहिए थे। और टोटल नंबर कितने 96 है, तो परसेंटेज निकालना है, तो 24/96 इंटू 100। ये कुछ ऐसा ही है कि 24 आपके मार्क्स आए 96 में, तो कुछ ऐसा ही परसेंटेज आपको निकालना है। 24 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चुके 24 चुके 96 होता है, तो 4 आ जाएगा, 4 विल बी देयर, 4 विल बी देयर और 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 25 आ जाएगा। 25% विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अगर सही है, सारी चीज़ एकदम सही है, तो सोल्यूशन भी एकदम सही है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी। 50,000 से ग्रेटर नंबर निकालने थे। अगर मान लो कभी कल को पूछा था लेस नंबर कितने होंगे, तो 24 नंबर कैसे हैं जो 50,000 से बड़े हैं, तो लेस कितने हो जाएंगे, 96 से घटा दो 24 को, तो लेस आ जाएंगे 50,000 से। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही टैकल करना है, इस तरह के क्वेश्चन को वैसे डील करना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। मैं इसका सोल्यूशन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे कॉल करके कोई भी समस्या आपको आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे बताना। एक चीज़ और है, अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा लगती है, आप इसको आगे मतलब स्पीड तेज करके कम करके देख सकते हो। दूसरी बात है यार देखो, विदाउट योर सपोर्ट वी आर नथिंग। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट करोगे, अगर आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा अच्छा हमें भी अच्छा लगेगा कि वीडियो में और लेकर के आऊँ और ज़्यादा कंटेंट ये लेकर के आऊँ, क्योंकि ये सारा कंटेंट जो पीवाईक्यू का इतना समझा के कराना, आपने देखा होगा बहुत जगह पेड ही चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी आपसे पैसा नहीं ले रहा है, बिल्कुल ये सारा कंटेंट फ्री है। और एक और चीज़ फ्री है, वो सब्सक्राइब बटन, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट करके हमें जरूर बताना कि कैसा लग रहा है। राइट, वॉइस में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है बट प्लीज़ पार्डन मी। राइट, क्योंकि थोड़ा सा इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं है अभी हमारे पास, बट फिर भी आप काम चला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। राइट, और इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं पड़ रहा है, तो बिल्कुल फ्री है यार। तो बस बिल्कुल ऐसे ही एंजॉय करो, ठीक है, सपोर्ट करो। और जितनी भी चीज़ आपको कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। राइट, और व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हो। राइट, यू मोस्ट वेलकम। चलो इसी के साथ एंड करते हैं सेशन को। जय हिंद, टेक केयर।